मेरे फन से फैले जो रोशनी उसे फिर कभी ना जवाल हो। इवन अदर कंट्रीज उन्होंने मेरा आइडिया सुन के उन्होंने कहा कि कम इन आवर टीम। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उसके बाद मैंने छलांग लगा दी। ऑलमोस्ट 40 मेंबर्स की टीम है एंड ऑलमोस्ट इसमें 10 गर्ल्स हैं। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के हुसूल के लिए कुर्बानियां दी थी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया बोल है में आपको खुश आमदेद कहेंगे। जुमे का दिन है और उम्मीद है कि आज इस जुमे का हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ख़ास इबादत होती है, ख़ास एहतमाम होता है और शलवार कमीज़ स्पेशली मर्द हज़रात भी पहनते हैं और ख़वातीन भी बड़ा एहतमाम करती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अटायर से भी पता चली जाता है ना कि जुम्मा है, जुम्मतुल मुबारक जो है वो हम शलवार कमीज़ में ज़्यादातर मनाते हैं, लेकिन ज़ाहिर से पहले ज़रूरी है कि बातिन को ठीक कीजिए। जब तक आप अंदर से बेहतर नहीं होंगे तब तक बाहर से जितने भी अच्छे हो जाएं, जितनी अच्छी खुशबू लगा लें, जितना अच्छा लिबास पहन लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब मैं कोट ऑफ द डे शामिल करूंगी। क्या खूब कहा है शायर ने, सरे कहकशा मेरा अक्स हो, मेरे शौक को परोबाल दे, मेरे फन से फैले जो रोशनी उसे फिर कभी ना जवाल हो। तो आज 14 अगस्त है, 4 अगस्त है जी। और मारूफ अदीब, कॉलम निगार और शायर पाकिस्तान अमजद इस्लाम अमजद का 79वीं जो है वो आज उनकी हैप्पी बर्थडे है, सालगिरह है। बरसगीर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे कॉलम निगार के साथ साथ अच्छे शायर भी हों, क्योंकि नसर और नज़म दोनों के अंदर कमाल रखना और एक कमाल के लेवल को उबूर कर देना, अगर कुछ लोगों के चंद ही नाम हैं जिनके अंदर अमजद इस्लाम अमजद साहब भी शामिल हैं। और इन्हीं का बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बड़ी शायर का जो कमाल होता है ना सहरिश, वो ये होता है कि एक बहुत बड़ी बात को और बड़ी ही संजीदा बात को जो है वो एक आसानी से कह देते हैं, और जब उसे समझते हैं और समझने का वक्त आता है तब पता चलता है कि उन्होंने क्या कहा। बड़ा ही खूबसूरत शेर आपने अमजद इस्लाम अमजद साहब का भी पढ़ा है। एक शेर मेरे पास भी उनका मौजूद है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे फेवरेट में से भी है। मैंने बड़ी कोशिश की याद करने की, लेकिन यह है कि हाफजा हमारा कल मेमोरी के लिए वो आई थी तो शायद उससे थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो जी उन्होंने फरमाया है कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त, बहुत खूब। चलें जनाब, उनको अदबी जो खिदमात हैं उनकी मिसाली थी, उस पर सितारा इम्तियाज़ दिया गया, हुस्न कारकर्दगी का तमगा भी सदारती उनको मिल चुका है। तो उनकी यादें हम आपसे ताज़ा शेयर भी करेंगे, ताज़ा भी करेंगे। तो अभी हम शामिल करते हैं बड़ी खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेज़ी, 5 हफ्तों में 21% इजाफा, 100 इंडेक्स 50,000 पॉइंट्स का हिंसा अबूर करने के करीब। मौजूदा मुआशी हालात में कौम और मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत के रुखसत की तारीख आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने का ऐलान। कौन होगा निगरां हुक्मरान, मुशावरत जारी है। मरियम नवाज की अस्पताल जाकर रिजवाना की अयादत। नून लीग की सीनियर नायब सदर को कमसिन मुलाजिमा ने आप बीती सुना दी। मालिकान पर तेजाब पिलाने और मारपीट करने का इल्जाम। मरियम नवाज के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और उम्र सिर्फ 14 साल, सलाहियतें बेमिसाल। कराची की जोनुश बख्श की काबिलियत की दुनिया गर्दीदा। मलेशिया में 45 ममालिक के सफीरों को शिकस्त देकर बेस्ट डेवलपमेंट अवार्ड अपने नाम करने वाली कम उम्र तालबा से मुलाकात कराएंगे। जी जनाब, खवातीन कोई भी मैदान हो जनाब पीछे नहीं है। ये बेस्ट डिप्लोमेट अवार्ड उन्होंने जो अपने नाम किया है, क्या ही बात है इनकी, बेहतरीन हो गया है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने कल जो 9 तारीख का ऐलान किया है वो रात में किया है, और कल सुबह हमारे शो में ये बात कंफर्म हो गई थी, एज अ ब्रेकिंग हमने चला दी थी कि जी 9 तारीख को असम्बलियां तहलील हो रही हैं, और रात में कंफर्म भी हो गया, क्योंकि 8 और 9 में कशमकश चल रही थी। और फिर 12 तारीख का भी जो है वो सुनने में आ रहा था कि पूरी मुद्दत कर लेंगे, उसके बाद मर्दमशुमारी की वजह से 6 महीने और एक्सटेंड हो सकते हैं। सही। चलें जी, देखते हैं जी आगे क्या सूरत हाल बनती है। और हम तो यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये सारा मामला अफाम तफहीम के साथ सेटल डाउन हो, केयर टेकर सेटअप आए, फिर आगे इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। अब कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो टॉप ट्रेंड जो इस वक्त है वो है सिंध वाटर पॉलिसी।
सिंध वाटर पॉलिसी सिंध में इसलिए शामिल है कि बढ़ती आबादी के आबी मसाइल के हल के लिए सिंध में वाटर पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। कौमी आबी पॉलिसी अप्रैल 2018 में मंजूर की गई थी। वाटर पॉलिसी दस्तावेज का मकसद पानी के इस्तेमाल, रिसाइकलिंग और पानी के ज़िया को कम करना है। इस ट्रेंड में सारिफीन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काविशों को सराह रहे हैं, जबकि इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। अच्छी बात है ना, कराची में वैसे पानी की कमी है, पॉलिसी होनी चाहिए। समंदर है यहाँ और कितनी अजीब बात है कि जब लोगों को पता चलता है कि जी समंदर से करीब जितने भी इलाके हैं वहां पर पानी पीने के लिए तो छोड़िए कि आपके ज़रूरी इस्तेमाल के लिए भी, घरेलू इस्तेमाल के लिए भी पानी नहीं है। खैर, इसके साथ साथ हैशटैग डिजिटल यूथ हब भी जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में शामिल है। वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डिजिटल यूथ हब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पोर्टल से पाकिस्तानी नौजवानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत तालीम के अक़वामी मयार की सहूलियात, रोजगार, तामीरात और सरगर्मियों, माहौलियात के हवाले से आसान रसाई मैसर होगी। ट्रेंड में अब तक 11,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो रीट्वीट कर चुके हैं और ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, जो कि दुनिया में बहुत अरसे से यूज हो रहा था, लेकिन अब कोविड आने के बाद से ट्रेंड्स काफी चेंज हो चुके हैं सारिश, और लोगों ने प्रेफर करना शुरू किया है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है वो तरजीह दें। और खादिमी आला वैसे ही इन मामलात में पेश होते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त काविश है कि चीज़ों को कुछ अब जिद्दत की तरफ लेकर जाया जा रहा है, इस हवाले से सोचा जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तीसरा जो ट्रेंड है जनाब, वो वेस्ट इंडीज़ ट्रेंड कर रहा है। भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले T20 मुकाबले में इंडिया को 4 रन से शिकस्त हुई है। भारतीय टीम 150 रन के हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 145 रन पर ही ढेर हो गई। और कोई भी किसी भी टीम के साथ मुकाबला हो रहा हो, अगर भारत को शिकस्त हो तो हमें दिली खुशी होती है। अब उसकी कोई वजह बताना मुनासिब नहीं समझते। मुनासिब वजह मैं आपको बताता हूँ। मुनासिब वजह यह है कि भारतीय टीम हमेशा होम ग्राउंड में शेयर होती है। उन्होंने अपनी रणजी ट्रॉफी खेली हुई है, उन्होंने अपना IPL खेला हुआ है, उन्होंने हर गेम, हर स्कोर अगर आप देख लें, तेंदुलकर के 10,000 रन उठा के देख लीजिए, आप उनके बुमराह के जो है वो विकेट्स उठा के देख लीजिए, सारे रिकॉर्ड्स होम ग्राउंड में बनाए हुए हैं। और जैसे ही ये होम ग्राउंड से बाहर निकलते हैं पता चल जाता है कि जी टीम कितने पानी में है। और वेस्ट इंडीज जाके यही हुआ। अभी गॉल में ही जो है वो हम दोनों टेस्ट जीत कर आए हैं और बड़ी बेहतरीन मार्जिन से। और यहां पर देख लीजिए पहले ही T20 में इंडिया के साथ क्या हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपने ठीक कहा फ़हीम, लेकिन देखिए कहने ना, बस वजह ना पूछें आप, बस हमें खुश होने दें, बात सिर्फ इतनी सी है। नहीं आओ, ये सिलसिला तो आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। हमने भी हराना है, आगे हाई वोल्टेज टाकरे भी आ रहे हैं। तो अब कुछ बात कर लेते हैं असेंबली की तहलील होने के हवाले से। जो 9 अगस्त की तारीख का ऐलान हो गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी है। जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के एजाज़ में कल इशाइया दिया गया है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त नून लीग के सेनेटर गौस नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। नियाजी साहब, जितने अच्छे तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फिर जाहिर है जो पेंडिंग काम थे वो भी जल्दी जल्दी निपटाए जा रहे हैं, बिल्स भी पास हो रहे हैं, इनॉग्रेशंस भी हो रही हैं, संगे बुनियाद रखे जा रहे हैं। ये जो केयर टेकर वज़ीर आज़म है, कुछ बताएंगे कोई नाम जो कि जिस पर ज्यादा फोकस है कि भाई हाँ दोनों तरफ से कुछ, वो भी उनकी भी राय शामिल हो कि मतलब आमादगी, कोई बताएंगे ऐसा नाम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की आई है कि आज से हम जो है वो मुशावरा शुरू करेंगे और इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसका अनाउंस कर, 1 दिन पहले, यानी कि 9 से 1 दिन पहले 8 तारीख तक अनाउंस कर देंगे कौन केयर टेकर है। उसके बाद फिर उसकी एक काबीना के मेंबरान है, उस पर भी डिस्कशन हो रही है। जो कि 12-13 पार्टी हैं, तो सबके दिमाग में देख के चलना है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको आखिर में। ज़रदारी साहब भी आज आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, तो क्या अब कुछ बताएंगे उधर से जो नाम आ रहे हैं वो क्या हैं और आप लोग क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? बिल्कुल, वो भी पर नाम पेश किया है और वो अपनी जो वज़ीर आज़म की काबीना है उसके नाम पेश किए हैं। ज़ाहिर है उसको एक जितनी हमारी अक्सरियत थी उस हिसाब से शायद एक फार्मूला बना रहे हैं, तो उस हिसाब से इस काबीना की नुमाइंदगी के लिए बता। नियाजी साहब, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए कम से कम वही नाम बता दीजिए आप जो जरदारी साहब ने पेश किया है। आप देखें ना, वो सारी अभी तक गेम जो है वो 2-3 बंदों के दरमियान है। अगर कैबिनेट में भी अगर डिस्कशन हो जाए तो फिर भी हमें पता चल जाता है
फिलहाल गेम जो है 3-4 बंदों के दरमियान है। अच्छा, अभी वो सरबराहान जो है वही आपस में जो है लगे हुए हैं बातचीत करने में। चलें, कोई ना कोई नाम जरूर फाइनल हो जाएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा नियाजी साहब कि मर्दमशुमारी को लेकर के क्या फैसला हुआ है? इसी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने जा रहे हैं या मर्दमशुमारी कराई जाएगी? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि जो नई मर्दमशुमारी होगी अब उसकी किताब होनी चाहिए, लेकिन उस मर्दमशुमारी को सबको कबूल काबिल कबूल होगी तब इस पर होगी। उसकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास माफ कीजिएगा, कता कलामी की माफी, ये बताइए काबिल कबूल मर्दमशुमारी के नताइज होंगे या ये बात के जी नए मर्दमशुमारी के साथ जाएं, ये इत्तेहादियों के लिए काबिल कबूल नहीं है? ये जरा क्लियर कीजिएगा। इत्तेहादी कहते हैं कि मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई है, अगर उस पर अगर वो मान जाए कि ये मर्दमशुमारी ठीक है, क्योंकि हमें दोबारा कराइए 2-3 दफा ये स्टेप हुए, पहले अप्रैल मुकम्मल हुई, फिर उन्होंने इतराज की, फिर दोबारा जो हुई, फिर इस तरह 3-4 स्टेप्स पे की है। तो अब ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग है परसों, उसमें सारे जो वज़राए आला भी होंगे, उसके एक अगर उस पर राजी हो जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर नई मर्दमशुमारी पे होगी। तो अब नियाजी साहब माफ कीजिएगा सर, मैं जरा इसे कंप्लीट कर लूँ। नियाजी साहब मुझे ये बताइए कि कराची की आबादी 1 करोड़ 65 लाख के करीब बताई गई है, तो ये सुन के आपको भी लग रहा है कि ये ठीक हुई है मर्दमशुमारी? मतलब आपको लग रहा है कि इतनी होगी आबादी? सुनते तो ये है कि 2 करोड़ के करीब है। अब मसला ये, अब लाहौर को देखते हैं, अब लाहौर को अब तो आबादी मुरीद के तक बढ़ गई है। अगर मुरीद के तक हम काउंट करें तो फिर हम 2 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं, तो वो कराची की फिर मुनाफात आते आते अब इस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक। अब देखो प्रैक्टिकली तो कराची से हैदराबाद आबादी आती है, तो ये अब मार्केशन करनी होगी कि किस जगह तक हमें कराची को काउंट करना है। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नियाजी साहब। एक अच्छी चीज़ जो हुई है, मैं चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा बताएगा कि आप क्या सोच रहे हैं उसके समरात आवाम को मिलेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन होता है उसके बाद नताइज पर एक बिला वजह की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि फॉर्म गायब हो गया और जो राब्ता है वो आरओ से नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। ये जो भी 54 तरामीम हुई हैं जिनमें इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई और 2 बजे तक पाबंद किया गया नताइज देने के लिए, कितना फ़ायदेमंद होगा अब इस इलेक्शन में? हमने कानून तो बना दिया है, उस पर 2 बजे तक उनको हर सूरत पाबंद किया है ताकि कोई रिगिंग का चांस ना रहे। हमने जो इतनी की मकसद यही था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अब देखो हम तो इलेक्शन में नहीं होंगे, हम तो उस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होंगे, जो हुकूमतें उस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं करा रही होंगी, मतलब हमारे दिफाई इदारे हैं या अस्करी इदारे हैं, हमारी अदलिया है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, तो ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना मदद करा सकते हैं। तो नियाजी साहब अभी 5 दिन बाकी हैं इस हुकूमत के जाने में, आप लोग माशाल्लाह बड़ी जल्दी जल्दी बिल्स भी पास कर रहे हैं, तो आप लोगों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो पाकिस्तान से बाहर है, उनके लिए सोचा जा रहा है? नहीं, उनको मेरे ख्याल में भी नहीं सोचा जा रहा कि ओवरसीज को कोई वोट का हक अभी इसलिए नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि वो उसको कोई तरीका कार होना चाहिए। अब सपोज मेरे हल्के में सरगोदा या खुशाब में कोई इलेक्शन लड़ रहा है, अब उसको जो 20 साल 25 साल से वहाँ रह रहा है और 30 साल से रह रहा है, अब उसको क्या पता है कि कैंडिडेट का कैरेक्टर क्या है, कैंडिडेट क्या तरक्याती काम करा रहे हैं। हमने जो तरीका तजवीज़ किया था आपकी ओवरसीज के लिए सीटें मुख्तस कर दी जाएँ, वापस में कंपटीशन करें, 5 सीटें 10 सीटें वो उनकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में हो और उनको जो मसाइल वहाँ दरपेश है वहाँ पेश किए जाए। अच्छा, एक चीज़ और जो कि मेरे जहन में, मैं चाहूँगी उस पर आप ज़रा बताइएगा कि क्या इस हवाले से काम होना चाहिए। हम लोग अक्सर इलेक्शन से पहले ये सुनते हैं मसला कि मेरा वोट कहीं और था, मुझे जाना कहीं और पड़ गया, बताया नहीं गया, पता नहीं चला। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए भी एक अच्छा खासा वक्त दरकार होगा, फिर ज़ाहिर तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी तो ही आगे इलेक्शन के नताइज जो है वो बेहतर तरीके से निकलेंगे, लोगों को परेशानी नहीं होगी। कुछ किया जा रहा है? इसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने एक नंबर दिया ना 8300, उस पर कोई भी आज जिसने इलेक्शन मतलब कंटेस्ट करना है या जिसने इलेक्शन लड़ना है तो वो भी अपना वोट चेक करना चाहता है तो 8300 फोन करे, फौरन उस जगह के कहाँ उसका वोट दर्ज है, किस जगह है, वो आ जाता है। जी बिल्कुल, वो शनाख्ती कार्ड नंबर के तहत भी जो है वो तस्दीक उसकी हो रही है। अच्छा, ये जो कानून की बात अभी सारिश ने की थी कि कानून बनाया गया 2 बजे तक जो है वो पाबंद है जमा कराने के। अब हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि नियाजी साहब, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। यहाँ कानून तो बन जाता है लेकिन अमल नहीं हो पाता। मुझे ये बताइएगा कि अगर ये लोग 2 बजे तक नहीं जमा करवाते तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी?
इनकी कार्रवाई उसमें जो आइन तरमीम की है उसकी कार्रवाई की गई है। अब उसमें एग्जैक्ट याद तो नहीं कि क्या मतलब मामला री इलेक्शन तक जा सकता है अगर वो लोग जमा नहीं करवाते, तो ये उनके हल्के में ये है उसके अंदर मौजूद बात। इलेक्शन तो बहुत सा मवाद चाहिए, ये नहीं कि रिजल्ट लेट हो गया री इलेक्शन कराओ, ये बड़ा मुश्किल होगा। कैंडिडेट्स बड़ी मुश्किल से वो एक इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, फिर दोबारा जाने के लिए चले जो अक्सर सुनने में यही आता है ना नियाज़ी साहब कि जी जो दूसरी पार्टी जो हारती है वो हमेशा यही मुतालबा करती है कि जी 4 डब्बे खुलवा दें और हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमारे साथ मसला हुआ है। तो इल्ज़ाम वाली जो सियासत होती है उसको पाक रखने के लिए ये तरामीम जो है तमाम की गई हैं। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि किस हद तक जो है एप्लीकेबल होंगी। बिल्कुल, ये तो होगी, रिजल्ट इकट्ठ हो जाएंगे, अनाउंस भी हो जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट ये तो पहले भी उसको इख्तियार हासिल है कि यहाँ रिगिंग हुई है, तो ये इख्तियार है। और सही, चलिए अच्छा नियाज़ी साहब, ये इलेक्शन के इंतजामात पे तो आपसे बात हो गई, थोड़ा सा ज़रा बताएगा। आप लोगों का ज़ाहिर है 1 साल से ऊपर हो गया है, पीडीएम के साथ आप लोग इत्तेहाद में हैं, पीपल्स पार्टी भी इस इत्तेहाद में शामिल है, तो आगे क्या सोचा गया है इलेक्शन के वक्त की सूरत हाल? सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पूछना चाह रही हूँ, कुछ मामला तय पा गए हैं या तय पाने हैं अभी? मेरे ख्याल में अभी हमें जो बताया गया है उसमें कि सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। हर पार्टी अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ेगी और उस जो भी सीट एडजस्टमेंट के बारे में हमारी पार्टी अब तक कोई इस पर डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि सोचा नहीं जा रहा। सारे कैंडिडेट्स तकरीबन तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए जो हमारे साथ हैं। आखिरी सवाल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कितना टफ टाइम देगी आप लोगों को इस इलेक्शन में, या आप लोग उनको देंगे? इस्तेकाम पार्टी शायद हमें कुछ नुकसान दे, उसकी वजह यह है कि वो लोग ऐसे लोग हैं कि हमारे टिकट पर इलेक्शन लड़े या वो दोबारा वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए, तो ज़ाहिर है वो पीटीआई को भी नुकसान देंगे। और बेसिकली तो पीटीआई के बंदे थे, अब जो कैंडिडेट जीते हैं उसके दो, एक उसका अपना जाती वोट बैंक होता है, एक पार्टी का होता है। नियाज़ी साहब फायदा भी दे सकते हैं इस्तेकाम वाले, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही दें, क्योंकि मुफाहमत की सियासत भी चलती रहती है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही जो है वो आपने जो है वो किए। ये सारे ऐसा लग रहा है कि कानून तो हमारे यहाँ हमेशा बनता ही है, बस दुआ यही रहती है कि एक तो हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं नहीं, हमें हमेशा से शौक ये है कि जी लाल बत्ती के ऊपर हमने सिग्नल क्रॉस कर जाना है, हरे होने का इंतज़ार नहीं करना। तो ये एक हमारी भी कोताही है बतौर कौम, बहैसियत कौम। हमें ये चाहिए कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें और कानून के हिसाब से हर काम करें, और यही उम्मीद करें कि इंशाल्लाह जो कानून बन गया है वो चलता रहे, और कानून से अच्छे की उम्मीद रखते हुए अगली खबर जो है उस पर चलते हैं। आगे जो जनाब खबर है वो रिजवाना पर जो बदतरीन तशद्दुद हुआ है उस पर मैं बात करूंगी। उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और बताया जा रहा है कि अदालतों से रिलीफ ज़रूर मिल गया है, और वो खातून जिन्होंने इन पर तशद्दुद किया वो ज़मानत पर हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर वो जिन्होंने रिलीफ दिया अगर वो देखें इस बच्ची की हालत आके तो उनको भी अंदाज़ा होगा। खैर अल्लाह का शुक्र है कि अब वो कुछ बेहतर हो रही है। सिविल जज की वाइफ है जी, क्या कर सकते हैं अब वो, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो कानून अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा सब कुछ जो है वो हो रहा है। उन्हें जो है वो छुट्टी मिल गई है, लेकिन ये है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा जेस्चर जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से गया है, जो कि कल से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। आपने देखी होगी, यकीनन वो वीडियो भी देखी होगी सारी। आपने मरियम नवाज ने ये मुतालबा कर दिया है कि मुलजिमान को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मरियम नवाज ने कल रिजवाना से मुलाकात की थी, और जो मुलाकात उन्होंने की है उसके बाद मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा है कि कैफिर किरदार तक मुजरिमान को पहुँचाएंगे। ये एक बड़ा ही अच्छा जो है वो जेस्चर रहा मरियम साहिबा की जानिब से, और बहुत अब हम पुर उम्मीद हो सकते हैं कि कार्रवाई ज़रूर होगी। ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं डिटेल क्या है। जी ताबिश बताइएगा, कल मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर आई, विजिट किया उन्होंने और मुतालबा भी किया है कि कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए जालिमों को। उसके बाद आपने देखा ट्रीटमेंट में कोई इंप्रूवमेंट आया हो? अच्छा जी, ठीक है जी। ताबिश से जो है वो अभी हम अपना राब्ता दोबारा कर रहे हैं, और कल जो ये मुलाकात हुई है मैंने देखा था कि वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब मरियम साहिबा के साथ ही थे और वो एक्सप्लेन कर रहे थे। इससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्ची का जो है वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। जी ताबिश बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए बिल्कुल, रिजवाना 12 रोज से लाहौर जनरल हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट है। जो तबीयत बेहतरी है वो उस तरह नजर नहीं आ रही, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है प्रिंसिपल डॉक्टर फरीदुल ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया था कि प्लेटलेट्स जो है वो 12,000 से 80,000 हो गए हैं, और ये वही प्लेटलेट्स हैं जैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के सिम्स में बढ़ते और कम होते थे। लेकिन डॉक्टर ज़राए का यही कहना है कि जो तबीयत में बेहतरी है वो उस तरह नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मल्टीपल डिजीज़ होने की वजह से ना तो हाथ का जो फ्रैक्चर है 2 जगह से,
वो अभी तक हो चुका है और वो तब होगा जब एंटीबायोटिक काम करेंगे। और क्योंकि सेप्सिस हो चुका है जिसकी वजह पूरे खून में जो है वो सेप्सिस है, इसके अलावा सर पे इंजरी है, इसके अलावा जो है आप चेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, इम्यून उसका बहुत ज़्यादा वीक है, तो मल्टीपल डिजीज़ होने की वजह से उस तरह बेहतरी नहीं आ रही। और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इनटेक नहीं है खाने का, अभी तक वो लिक्विड पर जो है वो चल रही है। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल है। आज 12 रोज़ गुजर चुके हैं और सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जब इस्लामाबाद लाया गया तो वहाँ पे किसी हॉस्पिटल ने इनको एडमिट नहीं किया, फिर जब इन्हें सरगोदा लाया गया क्योंकि सरगोदा में ये रहायशी है तो वहाँ पे किसी हॉस्पिटल ने इसको एडमिट नहीं किया, और ये फिर जो है लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 12 रोज़ कबल 24 जुलाई को ये लाई गई। तो अभी तक जो डॉक्टर्स की जानब से यही कहा जा रहा है कि जी प्लेटलेट जो है उसमें जो है 12,000 से 80,000 का इजाफा हुआ है, लेकिन जो बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि बेहतरी उस तरह नजर नहीं आ रही। जब तक खुराक नहीं लेगी, खाना नहीं खाएगी तो किस तरह जिसम में ताबिश ये बताइएगा कि ये इस्लामाबाद और सरगोदा लाने ले जाने में कितना वक्त जाया हुआ? देख, इस्लामाबाद में ये के घर में काम करती थी, वहाँ गया, वहाँ पे किसी हॉस्पिटल ने इंड किया, उन्हें रेफर कर दिया, फिर ये सरगोदा की रहायशी थी, फिर सरगोदा में गई, फिर वहाँ पे कुछ देर वहाँ पे रहे, वहाँ पे भी उन्होंने एडमिट किया और लाहौर जनरल हॉस्पिटल जो है रेफर कर दिया। जब यहाँ पर लाया गया तो यहाँ पर भी ये नीचे एमरजेंसी में आई, तो उसके बाद वज़ीर आला ने नोटिस लिया, MS मुतहर्रिक हुए, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और तमाम जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने जब यहाँ पे आना शुरू किया, तब डॉक्टर्स की जानब से यही कहा जा रहा है कि महंगे एंटीबायोटिक लगाए जा रहे हैं जिसका कोई जो असर उस तरह नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक एंटीबायोटिक काम करेंगे, क्योंकि ज़ख्म पुराने हैं, 4 से 5 माह पुराने हैं और मेल नरिश्ड है, क्योंकि 4-5 माह से खुराक जो है उस तरह नहीं दी गई, कभी थोड़ी सी चीज़ है जिसकी वजह से जो जिस्म है वो लागर हो चुका है और मल्टीपल जो है वो डिजीज़ की वजह से अभी तक उसकी हालत बेहतर नहीं की जा सकी। लेकिन चलिए अल्लाह ताला अपना करम करे और रिजवाना को शिफा दे दे। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, उम्मीद है कि कुछ आएगी और दुआएं कौम की रिजवाना के इस वक्त साथ हैं। ताबिश आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और इस वक्त हम हफ्ते का आखिरी दिन मना रहे हैं, जुम्मतुल मुबारक, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना भी बाकी है। लेकिन जब भी हम वक्फे से वापस इस साइड पर आते हैं, हमारी गुफ्तगू से पहले हमारे मेहमान आपको नजर आ जाते हैं जिनके बारे में मेरी साथी एंकर जो है सहरी साहिबा वो आपको भाई बात ये है कि हमारे मुल्क के बच्चे किसी से कम नहीं है। मुख्तलिफ फील्ड्स में हमारे बच्चे इस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। मुझे आपकी मुलाकात करवाते हैं कराची की होनहार तालिबा जोनिश बख्श से, जिनकी उम्र सिर्फ 14 साल है। वेलकम टू आवर शो जोनिश। और माशाल्लाह से क्या कमाल मतलब सलाहियत जिससे कि हमारे बच्चे माला माल, उनमें से एक आप भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि पहले हम नाज़रीन को दिखाएं कि आप कोलालमपुर गईं, आपने वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 45 ममालिक के जो सफ़ीर थे उनको शिकस्त दी है और बेस्ट डिप्लोमेट का अवार्ड आपने हासिल किया है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली जोनिश बख्श, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। तकरीबन 49 कंट्रीज़ जिनके सफ़ीरों को जो है वो आपने हराया है और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा देख के, बड़ी खुशी हुई कि सफारतकारी में कम से कम यहाँ तो हम तरक्की कर रहे हैं, हुकूमत में ना सही, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया जाने पर सवालात उठे थे बिलावल साहब के। पर कैसा रहा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतने ममालिक के साथ कम्पीट करके और क्या फीलिंग्स थी? सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि सारे बहुत एक्सपीरियंस और उनकी ओपनिंग स्पीचेस और स्किल्स देख के लग रहा था कि दे वर वेरी एक्सपीरियंस। लेकिन फिर जब मैं गई और मैंने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए, तब इवन अदर कंट्रीज़ उन्होंने मेरे आइडियाज़ सुन के उन्होंने कहा कि कम इन आवर टीम। लेकिन बिकॉज हमारी टीम हमारे आइडियाज़ सिमिलर थे, तो मैंने कहा नहीं, आई विल स्टे इन माइंड, और एंड पे हमने पूरे ब्लॉक को यूनाइट कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये पैशन रखते हैं कि हम कुछ अलग से करके दिखाना चाहते हैं और जज्बा उनमें होता है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, उनको तरीक़ाकार नहीं पता होता यहाँ तक रसाई का, वो क्या है?
आई थिंक ये तरीक़ाकार मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, स्पेशली माई मदर। वो हर जगह मुझे गाइड करती रहती, लाइक बोथ माई पेरेंट्स। मेरे फादर इन्फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और मेरी मदर पीछे से सारा कवर अप कर लेती हैं। सो जब वो पीछे से सपोर्ट करते हैं तब उन्हीं को सारी गाइडलाइंस ऑटोमेटिकली पता होती हैं। इस अवार्ड, ये जो सेरेमनी थी, यहाँ तक आपको रसाई कैसे मिली? इस कॉन्फ्रेंस में आप कैसे गए? इस कॉन्फ्रेंस में आई वेंट ऑल बाय माई सेल्फ। मेरी मदर ने कंपटीशन ढूंढा था ऑनलाइन, क्योंकि सिंस 2021 मैंने MUN शुरू किया था विद माई कोच सर मुर्तज़ा। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उन्होंने मेरी 2 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करा ली थी। लेकिन उसके बाद व्हेन आई वेंट देयर, आई वेंट ऑन माई ओन और एंड आई वांटेड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन एन इंटरनेशनल फोरम। ज़बरदस्त। अच्छा जोनिश, मुझे ये बताइएगा कि ये मुकाबला जो है, ये जितना भी आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है? ये किस तरह से होता है? कितने राउंड्स होते हैं? क्या इसका तैयारी कैसे करते हैं? क्राइटेरिया क्या होता है? तैयारी के साथ एग्जीक्यूशन भी बताइएगा। ठीक है, सो मैं आपको एक टॉपिक के एग्जाम्पल के साथ ही बताऊँगी। हमारा टॉपिक था द ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द डिजिटल एज। तो मतलब ऑनलाइन जैसे चिल्ड्रन एक्सप्लॉयट होते हैं, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले सारी कंट्रीज़, हर किसी को एक अपनी अपनी स्टिम्युलेशन कंट्री मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम पाकिस्तान, बट आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट पाकिस्तान उधर जाके, और मैं एज पाकिस्तान अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करूँगी। तो आप एक एज अ पर्सन नहीं बोलते, आप एज अ कंट्री बोलते हैं। उधर जाके आप एज ए कंट्री कहते हैं मेरी गवर्नमेंट ने ये किया, लेकिन वी आर प्लानिंग टू डू दिस मोर। तो आप अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हो। जब बाकी कंट्रीज़ को लगता है कि ओके आवर आइडियाज़ आर सिमिलर, तो बीच में एक नेगोशिएशन सेशन आता है। उसमें सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के पास जाती हैं एंड दे से अच्छा आवर आइडियाज़ आर सिमिलर, लेट्स मेक अ ब्लॉक। तो इस तरह टीम्स फॉर्म होती है और टीम्स अपने पूरे फिर क्या कहते हैं थर्ड पार्ट में रेजोल्यूशंस फॉर्म करते हैं। आपने किसके साथ ब्लॉक बनाया? मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ ब्लॉग बनाया। मेरा एम था कि इट्स अ ग्लोबल इशू, तो सारी कंट्रीज़ यूनाइट। ये आपने एग्जांपल दी है इस इशू की, या फिर आपको वहाँ भी यही इशू? तो आपने वहाँ पे जब ये टॉपिक आपको मिला, आपने क्या टिप दी? मतलब क्या आपने वहाँ पर बताया कि भाई ये सोल्यूशन है, इसका ये होना चाहिए? सजेशंस क्या थे आपके? जी, मेरी सबसे लाइक मेजर टिप ये थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि जब तक वो दोनों नहीं करेंगे तब तक लोगों और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के बीच में कोई कनेक्शन नहीं आएगा और वही लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए मेरा आइडिया था कि ये लोग कोलैबोरेट करें और गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को बताए कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके ब्लॉग जो बना वो कौन सी कंट्री के साथ आपका बना जिनके सिमिलर आइडियाज थे? मतलब वो भी यही चाह रहे थे? ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के अंदर यही टॉपिक था। यही टॉपिक नहीं, सारों का टॉपिक सेम था, लेकिन आइडियाज एंड सबके मतलब सिमिलर आइडियाज डिफरेंट थे, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल इशू ना, तो कोई कह नहीं सकता कि वी डोंट वांट टू हेल्प चिल्ड्रन। तो इसीलिए वाज अ ग्लोबल इशू। माय एम वाज टू यूनाइट एवरीवन, लेकिन बीच में क्या हो गया था, 2 रेजोल्यूशंस बन गए और क्या कहते हैं कमेटी मेंबर्स को भी वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल इशू। वी कांट से कि वन देयर इज क्या कहते हैं अ रॉन्ग सॉल्यूशन, नो वन कैन डिनाई इट, नो वन कैन डिनाई इट। तो उसके बाद हमने फिर मेरे ब्लॉक मेंबर्स की स्ट्रैटेजी ये थी, हमने अपने टीम मेंबर्स को भेजे, हमने कहा कि बाकियों के साथ टीम बनाओ और अपनी अपनी टीम हमारे ब्लॉक में ले आओ, सो दैट वे वी यूनाइटेड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप जोनिश कि आपको इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने में कितना वक्त लगा? कितने महीने से आप इसकी तैयारी कर रही थी? इसकी प्रिपरेशन ग्रेजुअली ओवर द मंथ्स या ईयर्स होती है। जब आपकी स्किल्स बिल्डअप होती जाती है ना, तो आई हैव स्टार्टेड सिंस 2021। तब मुझे इस कंपटीशन का पता नहीं था, लेकिन लोकल कंपटीशन लाइक IBMUN में जाके जब आप लोगों की स्ट्रैटेजीज देखते हैं ना, तब आपको ऑटोमेटिकली लर्न होता है। आपने ये बताया कि आपकी मदर ने आपके इस कंपटीशन को मतलब उन्होंने ढूंढा और उनको पता चला कि कंपटीशन हो रहा है, उनको ये ऑब्वियसली ये फील हुआ होगा कि आप इसमें स्किल्स रखती हो तो आप ये बेहतर कर सकती हो। तो आपको शुरू से शौक था, डिबेट का शौक था, किस तरह की स्टूडेंट हो? मुझे शुरू से डिबेट का था, तो इवन इन स्कूल आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, और उसके बाद आई वेंट टू लोकल MUNs, और उसके बाद आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द टीम। और हमने इस साल जॉर्डन जाना था, लेकिन क्योंकि माय मदर सॉ माय इंटरेस्ट, तो उन्होंने कहा एक समर्स में भी कर लो क्योंकि समर वेकेशंस। ओके, गुड। अच्छा जोनिश, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ तक आपने पढ़ा है और आगे फिर आप कहाँ तक पढ़ना चाह रही हैं? ये भी अभी मैंने ग्रेड 9 बेबी अकेडमी में फिनिश किया, लेकिन आई एम स्टार्टिंग कॉलेज सेक्शन एट KGS जस्ट ऑन ट्यूसडे राइट नाउ। और आगे जाकर आई एम टू परस्यू, मैंने अपने लिए ऑलमोस्ट करियर ऑप्शन ज़्यादा खोल लिए हैं। लाइक आई ओपन कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर का पेपर दे दिया था दिस ईयर, अर्ली पेपर। तो आई हैव द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजन, देन आई टुक 3 साइंसेज फॉर द मेडिसिन ऑप्शन एंड MUN फॉर इंटरनेशनल। ज़्यादा दिल क्या चाहता है, किस तरफ जाने का? ज़्यादा दिल तो विच इज़ वाई ओपन डॉल, क्योंकि मेरा एक ही तरफ नहीं ना, आई कैन डू पार्ट टाइम बोथ, और
लाइक ऑल 3। वैसे डिबेटर हैं दिल से तो यकीनन उसी साइड पे जाएंगी बचपन से जब डिबेट में पढ़ना आए बहुत तो। पड़ेगा। हाँ अच्छा ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जब आप यहाँ मलेशिया गए हैं KL में जो ये कंपटीशन था, ये आपका इंटरनेशनल टूर पहला था एज अ पार्टिसिपेंट या इससे पहले भी आप किसी इंटरनेशनल गैदरिंग में पार्टिसिपेट किए? फर्स्ट था। कैसा लगा आपको अलग अलग ममालिक के लोगों से और अपनी ही जहनियत और अपनी सोच सेम टॉपिक के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिल के क्या लगा आपको कि पाकिस्तान उन्हें कम्पीट करने के लिए बराबर आ जाएगा या अभी टाइम लगेगा पाकिस्तान को आने में, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। जाते साथ लाइक आई मेंशन्ड आई वाज नर्वस, लेकिन क्योंकि सारी कंट्रीज़ के अलग अलग बैकग्राउंड्स थे, जब वो आए और उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए तो रेजोल्यूशन काफ़ी मिक्सड हो गया था। तो हमने क्या किया, वी ट्राई टू रिलेट आइडियाज़ के सिमिलर आइडियाज़ सारों के कौन कौन से हैं, और फिर क्या कहते हैं सारी कंट्रीज़ के लोग एज आई मेंशन वो काफ़ी लाइक बड़े थे मेरे से, तो आई वाज द यंगेस्ट वन, और उन्होंने मुझे काफ़ी क्या कहते हैं when they saw my work they said it was well deserved क्योंकि her ideas are good। तो पाकिस्तान को इतना टाइम नहीं लगेगा, we have talent। Oh yes, अच्छा जोनिश, आप अपने सिबलिंग्स के बारे में बताएगा, आपके और बहन भाई उनको भी ये शौक है या फिर वो क्या पढ़ रहे हैं, उनकी स्टडीज़ क्या चल रही? मेरी एल्डेस्ट सिस्टर नूर, मैंने उसी के फुटस्टेप्स फॉलो किए थे बिकॉज शी फर्स्ट केम इनटू दिस फील्ड, और उसके बाद माय क्या कहते हैं मिडिल सिस्टर लाइबा, शी इज़ यूजुअली इनटू स्टडीइंग, वो भी मेरे साथ गई थी बट शी लव्स टू लाइक स्टडी मेडिसिन, और अभी उसने अपने क्या कहते हैं O1 के CIs दिए हैं, और एंड आई हैव अ यंगेस्ट ब्रदर, ही इज़ इन ग्रेड 4 राइट नाउ। ओके, तो कितने घंटे दिन में पढ़ती हैं आप? स्टडीज़ को कितना टाइम देती हैं? स्टडीज़ को काफ़ी देना पड़ता है, इट्स लाइक O लेवल पार्ट राइट नाउ। तो आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, आई विल स्टडी ऑन माई ओन फॉर अ व्हाइल, और उसके बाद पाक स्टडीज़ और इस्लामियात मे बी आई विल गिव 2 hours to each। ज़बरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा कि जब आपने इस कंपटीशन को फाइनल किया, आपकी मदर ने जो है वो आपको बताया कि ऐसे एक कंपटीशन है जिसमें तुम पार्टिसिपेट करो, फादर का क्या रिएक्शन था कि आप दोनों बहनों को जो है वो अकेले भेजने में, क्योंकि पाकिस्तानी जब भेजते हैं 2 लड़कियों को अकेला तो काफ़ी रिजर्व रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि और लोग भी सुने, आवाम भी जो है वो देख रही है वो भी सुने कि जी हमारी लड़कियाँ किसी से कम नहीं है भाई, फाइटर हैं। लेकिन मेरे फादर को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं थी, वो ही हमेशा क्या कहते हैं हम सारों को कहते हैं कि बाहर जाओ, गेट टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड, और उन्होंने ही मामा को कन्विंस थोड़ा बहुत किया था इनको जाने दो, तो इसके बाद और वो मेरी रिसर्च में बहुत हेल्प करते हैं, तो व्हेन ही कम्स होम तो मैं उन्हें अपनी रिसर्च दिखाती हूँ एंड ही हेल्प्स मी कि अच्छा ये चीज़ फिक्स करो ये, और तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। अच्छा व्हाट्स हिज बैकग्राउंड, मतलब अगर इट्स नॉट दैट प्राइवेट, आई एम सॉरी व्हाट, हिज बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस फील्ड से हैं? ही इज़ अ बिजनेसमैन, तो उन्हें ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्ट्रैटेजी उन्हें सारी पता है, तो व्हेन आई आस्क हिम वो मुझे हर लाइक चीज़ बताते कि ये भी स्ट्रैटेजी यूज़ हो सकती है, तो जब किसी लाइक पर्सनल बंदे से एडवाइस मिलता है तब इट्स वे मोर हेल्पफुल, आप उससे और पूछ सकते हैं। सही। अब मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही है, अक्सर जो बच्चे हमारे पास आते हैं जिन्होंने इस तरह की कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है, वो सब सेल्फ फाइनेंस करके फिर जाते हैं, कहीं से उनको स्पॉन्सर नहीं मिलता, गवर्नमेंट लेवल पे भी वैसे कोई हेल्प नहीं होती। आपकी किसी ने की? नहीं, मेरी किसी ने नहीं की, लेकिन मेरा अगला वाला बिकॉज आई वन बेस्ट डिप्लोमेट्स, मेरा अगला फुली स्पॉन्सर्ड होगा बाय द बेस्ट डिप्लोमेट कंपनी। ज़बरदस्त। अच्छा हमारे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल है, वो कह रहे हैं आपके स्कूल में भी इस तरह के कंपटीशन हुए हैं, आपने पार्टिसिपेट किया, और आपके ख्याल में क्या स्कूल्स में ऐसे कंपटीशन होने चाहिए अगर नहीं होते? स्कूल्स में ऑन लो डिबेट्स होती हैं यूजुअली, लेकिन स्कूल में इसकी प्रैक्टिस दी जाती है, और हमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है आजकल MUN स्कूल के अंदर नहीं होता, लेकिन आई फील होना चाहिए, डिबेट्स को बस थोड़ा लेवल अप करता है तो MUN बन जाएगा। एग्जैक्टली, उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, स्पीकिंग पावर भी आती है। उसमें होता है कि बस बच्चे एक पर्चे पे किसी से लिखवा के ले आते हैं, कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकायदा उस पर अगर बच्चा खुद से थोड़ी रिसर्च करके लिखेगा, थोड़ा सा इनोवेशन लाएगा, दिमाग चलाएगा, क्रिएटिविटी लाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा क्या प्लान है? करवा दें हम सारिश, बिल्कुल करा दें हम। आप तो भाई वो AI का दौर आ गया है। एग्जैक्टली, चैट GPT सब बता देता है, सब बता देता है। अच्छा आपका प्लान क्या आगे, नेक्स्ट आप क्या तैयारी कर रही हैं? नेक्स्ट अभी पहले तो मैं अपने CIs दूँगी, और उसके बाद आई प्लान ऑन गोइंग टू मोर MUN कॉम्पिटिशन्स। देयर इज दिस वन इन ऑक्सफोर्ड इन नवंबर, उसमें आई एम गोना गो टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, और फिर देयर इज वन इन न्यूयॉर्क इन मार्च, आई विल बी देयर एज वेल। ज़बरदस्त। अच्छा मैं एक चीज़ आपसे जो है वो, बल्कि मैं समझ लीजिए रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आपने अपने फ्यूचर के बारे में तो सब बता दिया कि आपने ये फील्ड चुननी है, व्हाई नॉट पॉलिटिक्स? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में तो आपने अभी से ही जो है वो नाम कर लिया है, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ सफ़ीर जो है वो आपने ये कंपटीशन भी जीता है। कभी जहन में आया कि हाँ मैं बड़े होकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी भी कर सकती हूँ? आ सकता है, लेकिन आई थिंक पॉलिटिक्स इज अ लिटिल टू कंफ्यूजिंग पाकिस्तान की फॉर नाउ, लेकिन आगे जाके इफ इट गेट्स बेटर देन यस आई कैन जॉइन, लेकिन माय मेन एम इज टुवर्ड्स मेडिसिन। मैंने अपने लिए ऑप्शंस सारे खोले हुए हैं, तो व्हिचएवर वन आई फील लाइक गोइंग इन आई विल गो देयर। ज़बरदस्त। अच्छा मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर तो ये बताएं आपका कोई कोच है, कोई मतलब टीचिंग किसी से आप लेती हैं कोई?
टीचर मैंने हैं? 2-3 मंथ्स पहले अपने कोच से टीचिंग ली थी, सर मिर्तज़ा। ओके ओके ओके। कोई मैसेज जो कि आप देना चाहें, जो बच्चियां आना चाहती हैं इस कंपटीशन में और ऐसा अवार्ड कोई जीतना चाहती हैं, उनको आप क्या कहेंगी? मैं उनको बोलूँगी कि पहले इट फील्स अनरियल, ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अब जाने से पहले भी जब वीडियोस देखी थी ना और विनर्स अनाउंस हो रहे थे तो आई वाज लाइक ये बहुत दूर है अभी, लेकिन व्हेन आई वेंट देयर, इफ़ यू गिव इट योर बेस्ट शॉट यू कैन डू एनीथिंग। और ये फील नहीं करना चाहिए कि यू आर इन्फीरियर, बिकॉज यू आर नॉट। आपके पास बाकी कंट्रीज के जैसे सेम आइडियाज़ हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच दानिश, आप हमारे साथ थी। और ये महीना जो चल रहा है, अगस्त का महीना है, पाकिस्तान बनने का महीना है, और इसी महीने में बहुत सी सैरिश बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही है। मुल्क जो है वो बड़ा तरक्की कर रहा है। बिल्कुल जनाब, मुल्क के खुदादाद में बसने वाले अपने अपने तरीकों के मुताबिक आज़ादी के जश्न की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी जिनका नाम है गुलफाम नकवी, उन्होंने एक नया काम किया है और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी नया काम हो तो हम आपको ज़रूर दिखाएं। तो दुबई की एक कंपनी है स्काई दुबई, जिसके ताउन से गुलफाम ने कौमी परचम जो है वो अपने ज़ेबतन किया हुआ था और क्या फ़ज़ा में लहराया उन्होंने स्काई डाइव का मुजाहरा करते हुए। और ये देखें जनाब, ये आप मनाजिर में देख भी रहे हैं और हमने सोचा कि इन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, तो क्यों ना इनकी आपसे मुलाकात भी करवाई जाए। इन्होंने जो है वो सफ़ेद और सब्ज़ जो है लिबास भी पहना हुआ है और झंडा भी जो है उनकी टी शर्ट पे भी बना हुआ है, और इसके साथ साथ जो है परचम लेकर ये कूदे भी हैं। ये पिछली जो है साल इन्होंने ये तरक्की करके जो है एक नाम बनाया और कंपटीशन बनाया। ये हमारे साथ भी हैं गुलफाम, इनसे बात भी करते हैं और इनसे पूछते भी हैं कि कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम गुलफाम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा भाई, इतनी बुलंदी पे पहुंचने के बाद दिल में आया ज़रा सा भी कि यार बस अब नहीं हो पाएगा, नहीं करते? मुझे तो बचपन से शौक़ था कि पाकिस्तान का नाम मैं रोशन करूं। ठीक है, बचपन में हम पैदल जाते थे पाकिस्तान के फ्लैग लेके, फिर थोड़े बड़े हुए साइकिलों पे, फिर ऐसे बाइकों पे, फिर मैं पाकिस्तान में रैली भी निकालता रह गया। मैं दुबई में था तो मैं सोच रहा था कि मैं इस बार कोई एक अनोखा कारनामा करूं और दुनिया को दिखाऊं, पाकिस्तान का नाम बुलंद हो। मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने सोचा कि ये आप काम डेंजर कर रहे हैं, आपको कुछ हो सकता है, आपने पहले कभी नहीं किया। मैंने दिल को मुतमईन किया और या अल्लाह मदद का नारा लगाया, या अली मदद का नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उसके बाद मैंने छलांग लगा दी। गुलफाम मुझे एक बात बताइएगा, आमतौर पर ये होता है, वो तो ठीक है कि आपके अंदर एक पैशन था, जज्बा था कि मुझे मुल्क का नाम रोशन करना है, लेकिन स्काई डाइविंग आमतौर पर लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन करते, मतलब ज़ाहिर है इंजॉयमेंट के लिए की जाती है। ये ख्याल आपको कैसे आया कि मुझे स्काई डाइव करते हुए तो परचम लहराना है? ये आइडिया कैसे आया? वहीं तो मैडम आपको बता रहा हूँ कि मुझे बचपन से शौक था कि पाकिस्तान का नाम मैंने रोशन करना है। मैं उधर यूएई में था, सोचता था कि आप इस शौक को लेकर के किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुलफाम साहब एवरेस्ट की चोटी पे खड़े होंगे पाकिस्तान का परचम लेके। यही जज्बा हमें चाहिए हर पाकिस्तानी से। मुझे बताइएगा, स्काई दुबई के जरिए जो आपने किया था, और रिपोर्ट में हमें ये भी पता चला कि आपने उनके साथ कोलैब किया था, यानी उन्हें पहले बताया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ। तो स्काई दुबई जो कि शेख हमदान की अपनी कंपनी है, दुबई के मालिक हैं वो, उन्होंने कंपनी के जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने आपको ये कहा कि ना करें, रिस्क है, क्या मामला क्या हुआ था, किस तरीके से बात हुई थी, जरा उसकी डिटेल बताएं। देखें, उन्हें मैंने ये सारी बात बताई थी कि मैंने पाकिस्तान शर्ट के साथ, पाकिस्तान फ्लैग के साथ करना है। उन्होंने कहा कि आप देख लें, आप मुतमीन हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। तो मैंने आप देख लें, फिर मैंने किया और उन्होंने इजाज़त दे दी मुझे फिर करने की। जबरदस्त। तो कितने दिन की ट्रेनिंग, अरे सॉरी आप पूछ लीजिए। नहीं आप कितने दिन की ट्रेनिंग ली थी, मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा कि आप हेल्पर के साथ गए हैं, तो कितने दिन की आपने जो है वो ट्रेनिंग ली है इसके लिए? ट्रेनिंग थी मेरी मे बी 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग थी, और साथ हेल्पर था, वो मुझे बता रहा था कि ऐसे ऐसे करना है। आपने कभी कभी हवा का प्रेशर तेज़ होता है तो बैलेंस इधर उधर हो जाता है, तो 2 बंदे हम होते हैं तो बैलेंस ठीक रह जाता है हमारा। अच्छा गुलफाम, इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे ये बता सकते हैं आप कि इस पे आपका एक्सपेंस कितना आया? सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। एक्सपेंस कितना आया आपका? एक्सपेंस हो गया है मे बी 1.5 लाख। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं असल में जो चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी ना, बाजू का ये होता है कि दोस्त मशवरा देते हैं कि भाई तुम स्काई डाइविंग तो करने जा रहे हो, क्यों ना परचम लहराया जाए आसमान से। तो ये आइडिया किसी ने दिया या आपने खुद सोचा, कैसे ख्याल आया आपको? ये मैंने खुद ही आइडिया सोचा था। हर 14 अगस्त आती है ना, मैं सोचता रहता हूँ कि मैंने इस 14 अगस्त पे क्या करना है, कोई एक अनोखा कारनामा। तो आप दुबई में ही रहते हैं या पाकिस्तान में होते हैं? मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान छुट्टियों में आया हूँ। कितनी अरसे से मुकीम है वहाँ पे आप?
5 ईयर। 5 ईयर से वहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताइएगा गुलफाम, कि आपने बताया हर साल आप कुछ ना कुछ करने का सोचते हैं, इस साल क्या सोचा है? जी जी। अब क्या करेंगे? इस दफ़ा देखो, एक दफ़ा मुहर्रम राम है, तो इस दफ़ा जोश जज्बा इतना नहीं होगा क्योंकि मुहर्रम का एहतराम करना होगा हमने। तो इस दफ़ा प्लान है भी सही और नहीं भी सही। अगर दोस्तों से मशवरा करके पूछूंगा, बताऊंगा, फिर अगर हो गया तो। अच्छा चलें, ठीक है, मुहर्रम का एहतराम में जो है वो ये नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोगों को भी जो है वो इस एहतराम में जो है एहतियात करना चाहिए। गुलफाम ये बताइएगा कि आप काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के हालात को भी देख रहे होंगे। बहुत सारे हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के भी जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बस कहीं उन्हें कोई रोज़गार मिल जाए, कुछ हो जाए। क्या रुझान है इस वक्त दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेकर के? देखिए, पाकिस्तान में रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान यूएई, कतर, बहरीन, सऊदीया, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं बेचारे। और वहाँ पे दुबई में भी हालात बहुत नाजुक है। वहाँ पे बेचारे लोग जाते हैं, पढ़े लिखे जाते हैं, और जिन्होंने एमए की रखी होती है वो जाके वेटर का काम कर रहे होते हैं। बहुत हालात तो गुलफाम, आपकी फैमिली कहाँ पे है, पाकिस्तान में या फिर दुबई में? सॉरी, आपकी फैमिली कहाँ पे है, पाकिस्तान में या दुबई में? और दूसरा, दुबई में आपका पाकिस्तान। अच्छा, आपका पेशा क्या है, करते हैं कि आप दुबई में काम क्या करते हैं? मैं मुख्तलिफ कंपनियों में वहाँ पे काम करता हूँ। ओनर की कंपनी है, जैसे ऑयल की हो गई और स्वीट की हो गई, और भी बहुत सी उनकी कंपनी है, वहाँ पे होता हूँ मैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा गुलफाम, एक मशवरा आपको देते हैं, आप ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, अगली मरतबा इस साल ना सही अगले साल कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि बुर्ज खलीफा से भी जो है वो डाइव होती है, तो परचम लेकर वहाँ से भी जो है वो डाइव ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। बुर्ज खलीफा से सर थोड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, लेकिन उसके लिए परमिट लेना पड़ता है। हाँ वो बिल्कुल लेना पड़ता है। बिल्कुल। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं पाकिस्तान में करूँगा। इस दफ़ा मुहर्रम आ गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं पाकिस्तान में करूँगा। भावलपुर से यहाँ पे आऊँगा, लाहौर। वो सरप्राइज होगा, टीवी पे मैं बता नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कोई और कर ले। आप इंशाल्लाह आप ही मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे मॉर्निंग शो में। चले जी, बहुत शुक्रिया गुलफाम नकवी। आप इसी तरह की जज्बा अपने अंदर रखें, और ये जज्बा हर पाकिस्तानी में है, और हम खास तौर पर 14 अगस्त के मौके पर जज्बा दिखाते भी हैं। यही मौका होता है। बहुत शुक्रिया आपका। लेते हैं एक वक्फे के बाद जब आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे दुनिया बोल है। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और इस वक्त जो है वो हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त बच्चे, क्योंकि देखिए आज जब से अगस्त का महीना शुरू हुआ है, हमने ऐसे पाकिस्तान के सितारे जो हैं वो आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन दुनिया भर में वो बतौर पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। सहरी साहिबा। बिल्कुल जनाब, नर्स यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक बार फिर से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है, और किस तरह रोशन किया है ये जानने के लिए हमने इन बच्चों को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ भी किया है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज नर्स तलबा की तैयार करदा रेसिंग कार ने पहली पोजीशन हासिल की है। हमारे तलबा की टीम ने जब अपनी इंजीनियरिंग की महारत दिखाई तो जनाब दुनिया दंग रह गई, और इनको ज़ाहिर है अपना इंसान फिर लोहा मनवाता है ना अपनी फील्ड में। इसी टीम के एक मेंबर हमारे साथ, बल्कि 3 मेंबर मौजूद हैं। इससे पहले आपने देखा था कि हम F1 के जो कॉन्सेप्ट डिजाइनर थे उनको लेकर आए थे आपके लिए, लेकिन अब हम लेकर आए हैं फार्मूला स्टूडेंट के जो खालिक यहाँ पर मौजूद हैं, जिन बच्चों ने ये तख्लीक दी है वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो ज़ैनब, वजाहत और मुसहर। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप इस कंपटीशन के फाइनल राउंड तक पहुंचे। और साथ साथ मैं 1 बाय 1 आपसे जानना चाहूँगा एक्सपीरियंस भी, लेकिन मुझे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये लागत के हिसाब से नंबर 1 आई है, तो कितनी इसके ऊपर कॉस्ट आई और कितने दिन लगे इसे तैयार होने में? इसको तकरीबन एक साल लग गया, क्योंकि हम तकरीबन पूरा मतलब पूरे स्टूडेंट्स पूरा साल मतलब इस पर मेहनत करते रहे दिन रात। फिर एट दी एंड हमारा ये कंपटीशन आ गया मतलब इन अगस्त में, तो इसलिए मतलब ये टाइम आ गया। अच्छा, ये अब मेरा ख्याल है कि वो बच्चे जिनको बचपन में ये रेसिंग कार, स्पोर्ट्स कार फैसिनेट करती होंगी ना, माँ बाप को तंग किया होता होगा कि मुझे वही गाड़ी चाहिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाली, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल यही है। बचपन से मेरा रेसिंग कार्स में शौक था, और जब मैं टीवी पे सबसे पहली दफ़ा फार्मूला 1 रेसेस वगैरह देखता था तो मेरा ये ख्वाब था कि मैं अपने फ्यूचर में भी इसी फील्ड में अपना करियर बनाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं
अपने ग्रेजुएशन से पहले ही इस तरह की फील्ड में हिस्सा ले सकता हूँ। तो ज़ैनब, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी आप लोगों के साथ थे, तो कैसा लगा आपको? ज़ाहिर है आप वो फिर कंपटीशन में जब साथ हो तो पता होता है कि लेवल कुछ एक ही है, तभी फाइनलिस्ट भी आप लोग। हाँ, मतलब आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो स्टैंड आउट की थी हमारी के यूरोपियन टीम्स हैं तो उनके पास एक बजट काफ़ी था। हम लोग ने लिमिटेड बजट में जो है एक मतलब अच्छा प्रोडक्ट, जजेस ने यही कहा था कि लिमिटेड कॉस्ट में हम लोग ने एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया था, तो उसी से रिलेटेड हम लोग कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इवेंट में फाइनलिस्ट रहे थे। आइडियली क्या कॉस्ट रही थी इसकी, अगर डॉलर्स में हम बात करें तो? 6 मिलियन PKR में हम लोग ने 6 मिलियन PKR बजट था हमारा, तो उसके अंदर 60 लाख पाकिस्तानी की लागत से जो है वो आप लोगों ने ये तैयार किया। वेरी गुड। जैसे सारिश ने बताया कि ऐसे बच्चों को बचपन से शौक होता है गाड़ी का, तो मैं तो पहले माइकल शूमेकर को कोई शू मेकर समझता था बाद में पता चला कि भाई ये फार्मूला 1 जो है उसके चैंपियन है। अच्छा, वैसे आमतौर पे मैं देखती हूँ कि लड़कियों को फिर भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अब आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो तो भाई रेसिंग में लड़कों को पीछे छोड़ देंगी। लड़कियों को गाड़ी चलाने का इतना एक्सपीरियंस रेसिंग का हो या ना हो, लेकिन उन्हें ये जरूर शौक होता है कि उनका जो हस्बैंड है वो एटलीस्ट जो है खतरनाक किस्म का नाइट राइडर हो, बेहतरीन जो है वो गाड़ी चलाने वाला। अभी आप ये भी कह देंगे कि चाबी ऐसे लेके घूमता हो? नहीं, कि बस चलो, एक्चुअली ना चाबी नहीं होती उसमें, पुश स्टार्ट होती है। मैं वैसे बात कर रही हूँ ना, वो हिप्पी टाइप होता है ना। एग्जैक्टली कि बस वो जाहिर है इसी तरह के लड़के होते हैं। फिर अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट यार, पहले तो मुझे ये बताओ सारी गाड़ियां एक साथ क्यों नहीं बना लेते हैं? ये इतनी जो है वो टुकड़े टुकड़े में बन रही है। खैर वो तो कॉन्सेप्ट कार थी, ये फिजिकल कार है जोक्स अपार्ट, लेकिन इस गाड़ी को अगर हम बात करेंगे रोड पे कब आएगी, ये ट्रैक पे कब आएगी, तो कितना टाइम लगेगा, वजह बताएं। अच्छा, इस गाड़ी का सीन ये है कि हमारा एम होता है इस फॉर्मूला स्टूडेंट कंपटीशन के लिए गाड़ी बनाना। तो हर साल कंपटीशन बनता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर साल एक नई गाड़ी बना के ले जाएं। अब कंपटीशन में मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं, एक कॉन्सेप्ट क्लास और एक FS क्लास। कॉन्सेप्ट क्लास में आप फिजिकल गाड़ी नहीं बनाते, गाड़ी का सिर्फ एक प्लान बना के ले जाते हो, और जजेस आपकी उस पर ग्रेडिंग करेंगे। और जो FS क्लास है उसमें गाड़ी का प्लान और उसके साथ आप लोग FS प्लान है, फॉर्मूला स्टूडेंट क्लास सही है। तो इसमें हमने गाड़ी का प्लान बनाना और साथ ही साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, तो फिजिकल गाड़ी बना के ले जानी। तो अब ये है कि हमारा इस साल की जो हमारी गाड़ी, इसका नाम मार्कोर है, तो इस साल कंपटीशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी पोजीशन हासिल की है। अब मुस्तकबिल में हमारा यही है कि इसको अपडेट और अपग्रेड करते जाएं, ताकि जब साल ये कंपटीशन होता जाता है तो दुनिया भर से यूनिवर्सिटीज़ हर साल अपनी गाड़ी नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे ले आती हैं। तो इसी तरीके से हम इसे अपग्रेड करते रहेंगे। तो ज़ैनब, कितना टाइम आप लोग दे रहे हो इसको? जाहिर है 1 साल के करीब आपने बताया कि लगा है हमें, तो अब मजीद डेली बेसिस पे कितना टाइम देते हैं आप लोग? हम लोग जैसे हम लोग की यूनिवर्सिटी तकरीबन 2:30 बजे तक हम लोग की क्लासेस ऑफ होती हैं, उसके बाद हम लोग मतलब तकरीबन रात तक हम लोग प्रोजेक्ट पे ही लगे रहते हैं, ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे। अच्छा, ये मैं आपकी शर्ट्स के ऊपर देख रहा हूँ कि टेस्ला स्पॉन्सर हुआ हुआ है, तो ये आपके इवेंट को स्पॉन्सर किया था टेस्ला ने या इसमें पार्टिसिपेट किया था? टेस्ला जो है वो बेसिकली फॉर्मूला स्टूडेंट को भी बहुत तरजीह देता है, तो वो इवेंट स्पॉन्सर भी करते हैं और टेस्ला फॉर्मूला स्टूडेंट टीम्स के लिए स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम लॉन्च करता है। तो इसमें टीम्स अपनी फॉर्म भरेंगी और टेस्ला की जो टीम है वो आपके साथ इंजीनियरिंग बेसिस पे पूरा इंटरव्यू करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ला ने दुनिया भर से जितनी टीम सेलेक्ट की हैं, साउथ एशिया रीजन से सिर्फ 3 टीम्स उन्होंने सेलेक्ट की। उन्होंने समझा कि इनकी इंजीनियरिंग लिहाज से काबिल है और उसमें से हम एक टीम थे। ज़बरदस्त। और सिर्फ आप लोग यूँ ही, इसके अलावा भी कोई यूनिवर्सिटी है पंजाब साइड? पाकिस्तान से सिर्फ हम लोग टीम है जिसको टेस्ला ने स्पॉन्सर मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। और एक्चुअली हम वी आर द ओनली वन जो कि हमने मतलब अपना खुद का BMS बनाया है इन हाउस BMS। अच्छा, हाँ, अब वो और किसी ने नहीं बनाया था जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं। अच्छा, ये क्या होता है पहले तो ये एक्सप्लेन करें। ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली गाड़ी के आपके बैटरी पैक का सेल का वोल्टेज और उसके टेम्परेचर, करंट, वो सब मॉनिटर करता है। तो मोस्टली होता है कि टीम्स जो हैं उसको प्रोक्योर करती हैं बाहर से, ये पूरा मैन्युफैक्चर्ड आता है, लेकिन हम लोग ने इन हाउस मैन्युफैक्चर किया था। अच्छा ज़ैनब, सारिश ये तीनों मेहमान हमारे साथ हैं जनाब, इनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं और इनसे पूछेंगे और भी बहुत कुछ। तो आज हमारे मुल्क में यौम शहदाए पुलिस भी मनाया जा रहा है। रवां साल आज का दिन बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शहीद कमांडेंट FC सिफूद गयूर की शहादत से मंसूब किया गया है। और मैं चाहूँगी कि आज के इस दिन की मुनासबत से हम इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं SSP सुहाय अजीज़, उनको शामिल गुफ्तगू करें, क्योंकि हम नाज़रीन के देखते हैं कि जब कहीं दूर कोई ऐसा वाक़या गड़बड़ नज़र आ रही हो, अगर पुलिस का कोई एहलकार हमें नज़र आ जाए तो हमें एक तसल्ली हो जाती है, इत्मीनान हो जाता है कि हमारी हिफाजत के लिए इस जगह पर मौजूद है। तो हमारे शहीदों को दोनों हाथों से सलाम है और ये हमारे मुहाफिज, ज़ाहिर इनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का SSP सुहाय, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो।
आज यौम शोहदा पे आपने मुझे इनवाइट किया, और ये किस्म का आपकी तरफ से रिकग्निशन है फॉर द शोहदा ऑफ पुलिस। नहीं जी, ये ज़रूरी है, खिराज तहसीन है जो कि हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उनका ख्याल हमें रखना चाहिए। चंद काली भेड़ों की वजह से अगर आप बात करें तो उनकी वजह से इदारे जो हैं वो बदनाम नहीं होते, ना ही इदारों को कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। हमारे पास जो है वो चौधरी असलम भी जो हैं, उनकी शहादत भी सामने ही है। उनके जैसा बहादुर पुलिस वाला जो है वो आज तक जो है कराची की सड़कों ने शायद ही कोई देखा हो। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरो भी हैं जिन्होंने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में खुदगर्जी होगी अगर इस चीज़ को नोटिस ना किया जाए या इसके बारे में बात ना की जाए तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तकरीबन ऐसे हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 2400 ऐसी दास्तानें हैं जिस 2400 खानदानों ने अपने घर के मर्द हुए हैं, अपने घर की, मतलब हमारे पास लेडी ऑफिसर्स भी हैं जो कि शहीद हुई थी। हमारी एक सुल्ताना साहिबा वो शहीद हुई थी। तो इस तरह बेताशा इस किस्म के वाक़यात हैं। और एक तो शहीद होना अलग है, उसके अलावा ड्यूरिंग ड्यूटी गाजी होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, सारी ज़िंदगी के हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन ये सब कुछ वो अपने लिए नहीं करते, वो लोगों के लिए करते हैं, लोगों की हिफाजत के लिए। बहुत कुछ करते हैं लोगों की हिफाजत के लिए सुहाय साहबा। लेकिन एक अलमिया ये भी है कि हमारे इस इदारे के पास सहूलियात इतनी नहीं है जितनी ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जितनी ये शहादतें जो हैं यहाँ पर आ रही हैं। खाने के ठीक इंतज़ामात नहीं हैं, कैंटीन्स वगैरह नहीं होते इनके लिए। उसके बाद शहीद होने के बाद शहीद के घर वालों के लिए इतनी मराद भी नहीं होती हैं। इस सिलसिले में कुछ आप लोग कर रहे हैं, कहीं सुनवाई जारी है? अच्छा नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी सुहाय साहिबा, आपकी इजाजत से। मैं मेस की बात कर रही हूँ कि मेस होते भी हैं लेकिन अमली तौर पर उस तरह काम नहीं कर रहे होते, चल नहीं रहे होते। ये बेचारे रोड्स पे कहीं खड़े होते हैं, किसी ढाबे से खाते हैं और बाजुकात वहाँ हमला भी हो जाता है। देखिए मैं ज़रूर आपको क्लैरिफाई करती हूँ। ऐसी काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% सही है हमारा डिपार्टमेंट। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी। पहले तो आपने बात की कि शहीदों को मराहत इतनी नहीं होती। तो हमारा जो शोहदा का पैकेज है उसमें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं शहीद की फैमिली को, 2 जॉब्स दी जाती हैं और शहीद को प्लॉट अलॉटमेंट के हिसाब से भी काम हो रहा है और लैंड्स वगैरह देखी गई हैं जहाँ पे शहीद को प्लॉट दिया जाएगा। उसके अलावा जो शहीद की फैमिली है डेफिनेटली उनके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उनका अगर कोई काम होता है तो एक ऑफिसर हम डेजिग्नेट करते हैं जो कि उनका काम करे। आईजी ऑफिस में एक एआईजी वेलफेयर है जिनका एक एसएसपी ग्रेड का ऑफिसर होता है, जिनका यही काम है कि वो पुलिस की वेलफेयर और स्पेशली शोहदा की फैमिलीज, शोहदा की वेलफेयर के ऊपर काम करें। हर डिस्ट्रिक्ट में एक वेलफेयर का फोकल पर्सन होता है। और आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली ये भी एक एसओपी हुई है कि कराची में कहीं भी या सिंध में कहीं भी इंटीरियर में अगर कोई पुलिस वाला ज़ख्मी होता है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम टू एनी नियरेस्ट हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए तो अलग बात है, लेकिन उसका जो प्रॉपर इलाज है वो एक कराची की जो सबसे हाई क्लास कंसिडर्ड की जाने वाली प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। दूसरा, आपने मैसिंग की बात की, खाने की बात की, तो देखें पुलिस के अंदर काफ़ी सारे फिर विंग्स बने हुए हैं। पुलिस स्टेशन, हमारी एग्जीक्यूटिव पुलिस है, ट्रेनिंग एक अलग हमारी जो है वो ट्रेनिंग विंग है, उसके अलावा आरआरएफ है, हमारे पास एसएसयू है। हर विंग का अलग अलग नौकरी करने का तरीका होता है, हर विंग की अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। अगर आप खाने की बात करें तो वी डू हैव मोबाइल कैंटीन्स, एसएसयू हैज़ अ मोबाइल कैंटीन, आरआरएफ हैज़ अ मोबाइल कैंटीन। ट्रैफिक पुलिस में तो उनका एक टॉयलेट मोबाइल यूनिट भी है ताकि उनकी सहूलत के लिए हर जगह उसे लेके जाया जा सके। उसके अलावा लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि हमारी जो सैलरी आती है उसमें फीडिंग चार्जेस का अलाउंस होता है ताकि अगर किसी को खाना खाना है ऑन ड्यूटी तो फीडिंग चार्जेस भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सुहाय साहिबा, मुझे ये बताइएगा, ये तो हमने बात कर ली सारी फैसिलिटीज़ की और सारी अच्छी बातें हो गई। अब अगर हम उन काली भेड़ों की भी निशानदेही करना शुरू करें जिनकी वजह से आवाम खौफजदा हो जाती है, ये मुमकिन है, हर जगह पर ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इदारे को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? देखें, सिंध पुलिस के अंदर एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया हुआ है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसे आईएबी कहते हैं। और आईएबी जो है वो एडिशनल आईजी ग्रेड के ऑफिसर के अंडर में आईएबी है। उनके पास मोर देन 30 ऑफिसर्स जो कि वेल रेप्यूटेड हैं, उनका एक पूल है। और कहीं पे भी अगर हाई हैंडेडनेस किसी पुलिस वाले की तरफ से की जाती है, वो फिर अज खुद नोटिस हो या फिर कंप्लेन, तो एक वेल रेप्यूटेड ऑफिसर उसकी इंक्वायरी करता है। और बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको सजाएं भी दी गई हैं। दूसरी ये बात कि डेफिनेटली
मैं ये नहीं कहती कि पुलिस कोई 100% सारे सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे इदारों की तरह इसमें भी खराबियां हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ दिस कि अब खराबियां बहुत कम होती जा रही हैं। अब हमारा पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी बेहतर हुआ है। पहले काफ़ी ऐसे इश्यूज थे जो कि रास्ता देते थे करप्शन को, प्रॉब्लम्स को, जैसे कि थाने का बजट नहीं होता था। लेकिन अभी आपको पता है कि कराची के हर थाने में SHO इज हिमसेल्फ ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर एंड उसका अपना बजट है। तो जब उसका अपना बजट है तो उसको जरूरत नहीं है करप्शन करने की। माशाल्लाह, जबरदस्त। सुहाय साहिबा, हम आपको सल्यूट पेश करते हैं कि आप जिस तरीके से आप भी काम कर रही हैं और अगर बेहतरी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि ये इदारा मजीद इसमें बेहतरी आए और बेहतर तरीके से अवाम की खिदमत कर सके। ज़ाहिर है फ़र्ज़ है पुलिस का अवाम की खिदमत और अवाम का फ़र्ज़ है इनको रिस्पेक्ट देना। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ मौजूद रही। अब कुछ थोड़ी सी बात में चाह रही हूँ कि ज़रा मार्केट जाए तो कल शेयर मार्केट में कारोबार का ज़बरदस्त दिन था। इम्कान है कि आज नया रिकॉर्ड बन जाएगा क्योंकि कल कराची स्टॉक मार्केट 50,000 की सतह छूने के बाद दोबारा नीचे आई है और आज कारोबार का आखिरी दिन है। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फॉर्मर डायरेक्टर हैं FSX के जफर मोतीवाला साहब। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जफर मोती साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। जफर साहब, क्या लग रहा है, इन्वेस्टर्स अपना एतमाद बहाल कर रहे हैं या फिर अभी भी कुछ रवैया मोहतात है? नहीं जी, अभी मोहतात तो नहीं है। कल 50,000 तो नहीं, 49,000 के लेवल को क्रॉस किया था मार्केट ने 6 साल बाद, और वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए थे रूपी टर्म में भी, और 50 करोड़ शेयर का ट्रेड भी हुआ था, जो एक नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज की के लिए एक नॉर्मल वॉल्यूम्स होने चाहिए, वो अब शुरू हो गए हैं। ये जरूर है कि कल प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई थी और आखिरी वक्त में मार्केट थोड़ी डिक्लाइन भी हुई है 153 पॉइंट से। आज मार्केट जो है वो नया हाई तो नहीं कर सकेगी, लेकिन ये हो सकता है कि अभी तो पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन आज भी मिला जुला रुझान रहेगा। नेक्स्ट वीक जब हमारे पास इलेक्शन के जो नए टीम आने की है, अपना केयरटेकर जो आएंगे जी, उनके अनाउंसमेंट पे इफेक्ट आएगा। अनाउंसमेंट होने के बाद जो है लगता है कि मार्केट फिर अच्छा जफर भाई, ये बताइएगा हमें कि ये जो इस वक्त बूम आया है, जो बूस्ट आया है, ये तमाम सेक्टर में आया है या किसी खास सेक्टर में आया है? पावर सेक्टर में या सीमेंट सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, किसी सेक्टर का बूम है या ओवरऑल मार्केट ने जो है वो अपना एतमाद एक मरतबा फिर कायम कर लिया है? देखिए, जो सेक्टर अभी डेड हुए हैं वो काफी सालों से डेड है, उनमें हलचल नहीं हुई। अंडर प्राइस जो थे वो जाहिर है एनर्जी का सेक्टर था, एनर्जी में मसले थे, सीमेंट सेक्टर भी थोड़ा डेड हो गया था। ओवरऑल यही पुश करते हैं क्योंकि टॉप हैवी इंडेक्स में, और जब ये टॉप हैवी इंडेक्स में होते हैं तभी जो है अपना सिचुएशन जो है वो आप देखेंगे कि वो इंडेक्स को और पुश कर देते हैं अपवर्ड मूवमेंट में। अब देखना ये है कि इसके पीछे जो दूसरे सेक्टर हैं वो भी एक्टिव होते हैं, वो भी अपनी वो दिखाते हैं अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड ये रैली जब नहीं चली थी तो हम बहुत ही अंडर वैल्यूड प्राइसेस पे थे। फिर आपको पता है कि सर्कुलर डेट की बात हो रही है, तो जाहिर है एनर्जी का सेक्टर जो है अंडर वैल्यूड होने की जगह वो नॉर्मल सी आएगा जब अगर ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे IPPs को और सबको, तो वो भी तो एक बूस्टर है। छोटे इन्वेस्टर के लिए बताइएगा जफर साहब, इस वक्त छोटा इन्वेस्टर क्या करे, जो बेचारा अपना कुल सरमाया लेके बैठा है 2-2.5 लाख रुपए, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। छोटे इन्वेस्टर के लिए इस वक्त मौका है इन्वेस्ट करने का, या आप उसे कहेंगे कि नहीं अभी रुकें? नहीं, अभी मौका है, क्योंकि हम लोग अभी अंडर वैल्यूड बहुत है, और अंडर वैल्यूड होने की वजह से हमें परेशानियां बहुत हो गई थी। अब खुदा करके मार्केट जो है 6 साल के बाद 49,000। तो जफर साहब, ये अभी जिस तरह हमारा जो रुपया है उसकी कदर कुछ बेहतर हो रही है और डॉलर कुछ नीचे आया है, क्या यही वजह है कि इन्वेस्टर्स अब इस तरफ आ रहे हैं और एतमाद भी बहाल हुआ है? ये मतलब इसमें कुछ बेहतरी ऐसे ही रहेगी या फिर ये फिर सूरत हाल चेंज हो सकती, कुछ कहा नहीं जा सकता? देखिए, डॉलर के ऊपर मेरे ख्यालात डिफरेंट हैं। डॉलर अभी भी हमारे फेवर में नहीं आया, वो अभी भी स्ट्रांग है। ये 1-8 रुपया घट जाना और फिर थोड़े दिन बाद 2 रुपया बढ़ जाना, ये किसी मार्केट के लिए, किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। अब ये है कि अगर डॉलर इस एरिया में भी स्टेबल हो जाता है तो आपको फॉरेन फंड्स के जो इनएक्टिविटी थी वो एक्टिव हो जाएगी।
और वो भी वापस मार्केट में आने लगेगी। वो आप देख तो रहे थे फ्रॉम आउटसाइड, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी थी, क्योंकि जब डॉलर इतना स्ट्रांग होता है तो वो लोकल करेंसी में जब शेयर लेते हैं और बेचते हैं, अपना नफा लेकर जाना चाहते हैं, तो पता चलता है और नफा धुल जाता है उसको हार्ड करेंसी में कन्वर्ट करने में। तो जैसे ही डॉलर इधर स्टेबल हो जाएगा तो कम से कम फॉरेन फंड मैनेजर्स ये एक्टिव हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जफर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने की सूरत हाल पर अपना तज्जिया और हमें छोटे दिया। इन्वेस्टर के लिए जो है वो ये एक अच्छी खबर इन्होंने दे दी है सारिश, क्योंकि जिनका कुल सरमाया ही 2-2.5 लाख रुपए होता है वो इस वक्त स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है जब भी इसमें उतार चढ़ाव होता है छोटा इन्वेस्टर बेचारा पिस जाता है और अपना सरमाया गंवा देता है। ये एक अच्छी बात आ गई है। तो हमारे फार्मूला स्टूडेंट जो हैं उनकी तरफ वापस आते हैं। भाई कोई बिजनेस माइंडेड भी आप हैं वजाहत, या सिर्फ पढ़ाई की तरफ और कंट्रीब्यूट ही करना है आपने, मतलब आगे का बिजनेस का कोई प्लान सोचा है, क्या करेंगे? इस पे एक खबर ये भी है कि हमारे इवेंट में कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग का रिपोर्ट अलग होती है, तो ये अमूमन बिजनेस और अकाउंटिंग स्टूडेंट्स ही टीम्स में देख रहे होते हैं। लेकिन हमारी टीम क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बनी हुई है, तो इसमें मैं और जैनब काम कर रहे थे। तो इसमें पूरा होता है कि आप अगर अपनी गाड़ी को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे ले जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस होगा, कितनी कितनी कॉस्ट आएगी। इसके अलावा भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे स्पॉन्सर्स का, PSO, फैज़ान स्टील, वेवटेक, तो इनके साथ भी हम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, वैसे तो थोड़ा सा ये पर्सनल क्वेश्चन ही है कि आप लोगों को ये एज एन इंटर्नशिप आई थिंक सो, ये आप लोगों के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है या फिर इसको आप इंटर्नशिप कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं, ये जो प्रोजेक्ट होता है वो बेसिकली जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, इस तरीके से ये प्रोजेक्ट चलता है। These companies are paying you or not? These are paying the team. तो हमें इंडिविजुअली पैसे नहीं मिल रहे होते, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट को पैसे मिल रहे होते हैं। जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने इनिशिएट किया है उसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट होती है और पूरी कमेटी एक बैठ के ऑडिट करती है। लाइक पार्ट्स देते हैं वो कि हमें कुछ पार्ट्स की जरूरत होती है, जैसे कि व्हील्स हो गए, इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, फैसिलिटेट करते हैं ज़्यादातर। और जैसे गाड़ी अभी यहाँ से पाकिस्तान से सिल्वरस्टोन ले जाना। अच्छा, आप कह रहे थे अब हर साल आप कोशिश करते हैं कि इसको एडवांस करें, तो अभी नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, क्या एडवांसमेंट इसमें लेके आना चाह रहे हैं? वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमोटिव, मतलब ऑटोमोटिव व्हीकल पे खुद अपने आप को चलाएं, ऑटोनोमस ड्राइवरलेस व्हीकल। टेस्ला से ही हमें पता चल गया था कि एलान साहब जो है उनका विजन अब यहाँ पर भी आएगा, तो वो ड्राइवरलेस के ऊपर आप टैक्सी बना दें अब ड्राइवरलेस, जो लोगों को लेके चलती रहे। कराची में ट्रैफिक बहुत होता है और एक्चुअली हमारा अभी ना सॉफ्टवेयर स्टैक सॉफ्टवेयर रेडी है। अच्छा, वेरी गुड। ऑटोनोमस रेडी है, अभी बस हम उसको इम्प्लीमेंट करके। देखिए, हम ये सारी बातें सुन के खुश हो रहे हैं, जब तक हमें इसका सम्राट नहीं मिलेंगे, चलती हुई नजर नहीं आएंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। ये इसके लिए हमें ट्रैक पे जाना पड़ेगा। ये लोग रोड पे चलने वाली बनाई नहीं रही है, ट्रैक वाली बना रहे हैं। ट्रैक पे भी तो उस तरीके से उसके लिए हमें ट्रैक पे जाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जो इंजन आपने बनाया है ये ईवी है या फ्यूल कंजप्शन? ईवी, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक। दैट्स द बेस्ट थिंग। और ये 0 to 100 कितने सेकंड्स में कर रहा है? 4.5 सेकंड में 0 से 100 और टॉप स्पीड इसकी है 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी टॉप स्पीड। अच्छा, तो ज़ैनब, जो गर्ल्स हैं उनका क्या इंटरेस्ट देख रही हैं आप इस फील्ड में, या लड़के ही ज़्यादा हैं? वैसे तो मेल डोमिनेटेड फील्ड है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब ऑलमोस्ट 40 मेंबर्स की टीम है एंड ऑलमोस्ट उसमें 10 गर्ल्स हैं, तो एंड वो भी मतलब काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब सब हम लोग इक्वली मतलब काम कर रहे होते हैं साथ एंड काफ़ी मतलब रिस्पेक्टफुल सा एनवायरनमेंट। अच्छा, आप एक और बात मुझे ये बताएं, अक्सर ये होता है कि बच्चे यहाँ पर सीखते भी हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो मुकम्मल सीख जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तानी बाहर जाना चाहिए। आप लोगों की सोच कुछ इस तरह की तो नहीं है? हम ये है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि और कंपनीज इस पर काम करें। हम अमूमन खबरों में देख रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का पाकिस्तान में रुझान हो रहा है ज़्यादा, तो अभी उम्मीद है कि जैसे इन्वेस्टर्स इस पर आते हैं और कंपनीज इसके इंजीनियरिंग की फील्ड को खोलती हैं, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से, तो हमारे जैसे इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। ये बड़ी वास्ट फील्ड होगी अगर ये इलेक्ट्रिक बाइक्स पे हम आ गए, क्योंकि हमारी सारी डिलीवरीज जो हैं वो मोर देन 90% बाइक्स पर ही हैं, और अगर इलेक्ट्रिक पर हम आ जाते हैं तो बड़ा ही जो है वो फ्यूल कंजप्शन भी होगा हमारा और बचत भी हो, साथ हमें ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि हम इसमें ईजीली जो है वो पैसे में, किराए में भी जो है वो कमी आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप तीनों का, और सहरिश के सवाल को ही जो है वो मैं आगे फिर से दोबारा बढ़ाना चाहूँगा और बड़ा क्विकली जवाब चाहूँगा कि ये गाड़ी ट्रैक पे कब आएगी? होपफुली आप अगर जो नाज़रीन है वो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, तो उस पर हम गाड़ी की जो ट्रैक टेस्टिंग होती है और जो अपडेट्स होती हैं वो हम वहाँ पे डालते रहते हैं। हमारे पास हर सोशल मीडिया चैनल पे हमारे पास। चलें जी, ज़बरदस्त। वजाहत, मुसाब और ज़ैनब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जनाब आप मेहनत भी करते रहें, तरक्की तो फिर होगी। अच्छा जी सारी साहिबा, तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम में जो है वो एक वक्फा ले लेते हैं, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद दुनिया बोल है। आजकल सबकी
सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है में, और अगस्त का महीना पाकिस्तानी कौम के लिए पैगाम आज़ादी लाया था। आज 75 साल बीत गए, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारी कौम शायद अब तक फ़लसफ़ा आज़ादी नहीं जान पाई है। आज़ादी क्या है, आज़ादी क्यों ज़रूरी है, आज़ादी का मतलब क्या है। ये सिर्फ भोंपू बजाना या झंडा लहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी एक जद्दोजहद थी। लाखों लोगों की कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं। बुज़ुर्गों की जो है वो हमने यहाँ पर कब्रस्तान पूरे बसा दिए, ट्रेनें भरी भरी आई हैं, कटी पिटी आई हैं। ये सारे मकसद आज़ादी के लिए थे। ये सब शायद कोई नहीं जानता। बस हमें ये बताया और सिखाया गया है कि हम आज़ाद हैं। लेकिन इस आज़ादी की नाज़रीन हिफाजत कैसे करनी है, ये तरबियत कौम को मिलना बहुत ज़रूरी है। और आज हम आलिम के बोल में इसी पर बात करेंगे। इसके लिए हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती डॉक्टर ज़ुबैर साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब मैं चाहूँगी ज़रा हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि आज़ादी असल में है क्या, इसके क्या मानी है, थोड़ा सा ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखें, जिस आला तरीन बुनियादी मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के हुसूल के लिए क़ुरबानियाँ दी थी, उन क़ुरबानियों की लाजवाल दास्तानें रकम की गई। और अभी इंट्रो के अंदर ये जो बात कही गई कि कटी फुटी यहाँ ट्रेनें पहुँची, लोगों ने किस तरीके से अपनी जानों की क़ुरबानियाँ दी, औरतें क़ुरबान हुई, बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान, और पता नहीं क्या क्या माली जिस्मानी कुर्बानियाँ दी गई। हिंदुस्तान से ट्रेनें चली हैं और वो मुसाफिरों की ट्रेनें थी, मगर लाहौर के स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते वो लाशों की एम्बुलेंसों के अंदर तब्दील हो चुकी थी। कुओं के अंदर, फसादात के दौरान कुओं के अंदर हमारी हजारों माओ बहनें उसके अंदर कूद कर अपनी जानें देती रहीं। कितने जवान, कितने बूढ़े, कितने बच्चे कटते रहे। ये एक लाजवाल तारीखी कुर्बानियों की दास्तानें हैं। तारीख की बहुत बड़ी हिजरत हुई थी, और खुदा जाने माली कुर्बानियाँ कितनी दी गई, पैसे की कुर्बानियाँ कितनी दी गई, जिस्मानी कुर्बानियाँ कितनी दी गई, जानी माली कुर्बानियाँ कितनी दी गई। उसके बाद जाकर के ये पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया और पाकिस्तान हासिल किया गया। अब ये जो आज़ादी हासिल की गई थी, तो किस चीज़ की आज़ादी? याद रखें, अगर कोई शख्स ये कहता है कि जनाब वहाँ पर कारोबार के अंदर कोई शायद मुश्किल थी तो यहाँ कारोबार की आज़ादी, ना, वहाँ पर भी कारोबार हो रहा था, सियासत हो रही थी, मईशत थी, सब कुछ था। तो फिर आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी? तो याद रखें, असल बात ये थी जिसका बुजुर्गों ने वादा किया था, अल्लाह की ज़ात के साथ वादा किया था कि या अल्लाह हमें एक खित्ता अर्जी दे दे, मुसलमानों का मखसूस खित्ता अर्जी दे, जिसमें हम पूरी आज़ादी के साथ आपके निज़ाम को, कुरान के निज़ाम को अर्थ पे, ज़मीन पे नाफिज करेंगे। बकौल कायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम के कि वो इस्लामी रियासत होगी, फलाही रियासत होगी, रिफाही रियासत होगी, सोशल वर्कर रियासत होगी, वेलफेयर स्टेट होगी। ये वो मकासद हैं जिनको कायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम बार बार अपनी तकरीरों के अंदर बयान करते रहे। और ख़ुद कायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम ने कई दफ़ा ये जुमला भी कहा, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंटरी ऑफ इस्लामिक वैल्यूज। पाकिस्तान एक तजर्बा गाह बनने जा रहा है, एक लेबोरेटरी बनना जा रहा है इस्लामिक। लेकिन मैं चाहूंगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब, लेकिन आज के नौजवान की जरा आप थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए, तरबियत कीजिए। हम जिस तरीके से आज़ादी मनाते हैं कि हमें नहीं पता कि इसके पीछे तारीख क्या है, हमारे आबाओ अजदाद ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरह इस मुल्क को हासिल किया, आज का बच्चा नहीं जानता। लेकिन उसको ये पता है कि जैसे ही 14 अगस्त आएगी हमने बाजे भी बजाने हैं, सिलेंसर निकाल के मोटरसाइकिलें चलानी है, हुल्लड़बाजी करनी है, आतिशबाजी करनी है। क्या ये तरीका ठीक है? बिल्कुल गलत है। और याद रखें, अगर हमारे इन्हीं बुजुर्गों को, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी, जरा सा सोचें,
अगर उनके दिल दिमाग के अंदर ये बात होती कि ऐसा मुल्क हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आगे चल कर के औरतें अपने बच्चों के साथ खुदकशी कर लेंगी, नहरों में कूद जाएंगी, जहां पर इंसाफ बिकता होगा, जहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहां पर कुरान का निज़ाम नहीं होगा, वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर नहीं होगा, तो वो 1000 मरतबा सोचते। ये अल्लाह की खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान ईमान के बाद हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। इस्लाम, ईमान और शरीयत के बाद सबसे बड़ी नेमत अगर दुनिया में मेरे और आपके लिए कोई हो सकती है तो वो ये वतन अजीज पाकिस्तान है। बेशक मुफ्ती साहब, पाकिस्तान हमारे लिए इतना अजीज है, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं जो है वो बुलंद हुई थी 47 की हिजरत से पहले। मैं मुफ्ती साहब यहाँ से आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस्लाम में आज़ादी का मकसद क्या है। हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, तमाम उम्मत कुर्बान, उन्होंने आज़ादी का मकसद, मफहूम जो बयान किया है इस्लामी तसव्वुर से, मैं चाहूँगा अगर उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें हमारी रहनुमाई के लिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बुनियादी इस्लामी तसव्वुर ये है कि जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उन इस्लामिक वैल्यूज को हम मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ, मुकम्मल आज़ादी के साथ ज़मीन के उस टुकड़े के अंदर नाफिज कर सकें। अब वो इस्लामिक वैल्यूज क्या है जिसको खुद कायदे आज़म बयान भी करते रहे, वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर, माश, रोजगार, इस्लामिक वैल्यूज, कुरान के सारे शरई अहकाम, हकीकी रियासत मदीना का तसव्वुर, एक सोशल वर्कर स्टेट का तसव्वुर और एक ऐसी फलाही रियासत जिसमें सबको मुकम्मल तौर पर कानून के नीचे आना पड़े, कानून बिके नहीं, शरीयत के मुताबिक फैसले हों, पार्लिमान, अदालत वो इस्लाम और कुरान के निज़ाम के मुताबिक चले, और हकीकी रियासत मदीना का वो तसव्वुर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमा रहे, फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, जिसका कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन कानून की नफाज की बात समझाने के लिए फरमा रहे, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करे तो मैं उनका भी हाथ काट दूं, जिसमें बड़े छोटे की ये तमीज खत्म हो जाए। मैं चाहूंगा मुफ्ती साहब आप इस वाक्य को भी मुख्तसरन बयान कर दें कि जब वो कबीले की औरत आई थी, चोरी किया था, तो उसके लिए जो है जब उसे रोका गया, तो ये थोड़ा सा मुख्तसरन इसे बयान कर दें। जी, एक खातून जिसके बारे में चोरी का इल्जाम लगा और फिर साबित हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां सजा नाफिज करने का ऑर्डर जारी कर दिया, तो कुछ लोग सिफारिश करने के लिए आ गए। तो जब सिफारिश करने के लिए आए तो फरमाया ये तो मखजूमी कबीला की खातून है और उसके बारे में ये आया है, और आज साबित भी हो गया, उनको सजा देने के बारे में तुम कंसेशन, रुख्सत और रियायत की सिफारिश करने आए हो। फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करती तो सजा उनको भी दी जाती। तो ये तसव्वुर था रूल ऑफ लॉ का, इस्लामिक वैल्यूज का, इस वेलफेयर स्टेट का। और देखिए सूरह तौबा की आयत नंबर 75 था 77, अल्लाह ने हमारी इस आजादी के हवाले से खूबसूरत मंजर कशी भी की है जो हम पर फिट आती है। वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ लोगों ने अल्लाह से वादा और एग्रीमेंट कर लिया, अल्लाह अगर तूने हम पर फजल कर लिया, कुछ जमीन का टुकड़ा दे दिया, हम बहुत अच्छे और नेकोकार होकर के वहां पर काम करेंगे। जब अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया और उन पर फजल कर दिया, अब वो एराज करने लगे, वादे की खिलाफ वर्जी करने लगे। तो अल्लाह ने फरमाया जब उन्होंने वादे की खिलाफ वर्जी की तो फिर क़यामत के दिन तक के लिए मैंने उनके अंदर निफाक डाल दिया। अब उनमें खयानत है, करप्शन है, अब उनमें मुनाफकत है। ये मंजर कशी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा रखी है। हमें गौर करना चाहिए, नाचने कूदने का नाम आजादी नहीं है, नाचने कूदने से आजादी हासिल नहीं होती है। थोड़ा सा जो इसमें वालिदैन का किरदार है उस पर भी थोड़ी रोशनी डालेगा कि वालिदैन को क्या करना चाहिए आजकल के। असातिज़ा को, टीचर्स को, रियासत को, बिलखुसूस बच्चों के वालिदैन को आज़ादी का ये हकीकी मफहूम अपनी औलादों को समझाना चाहिए। इस मौके पर निगरानी भी करनी चाहिए। उनको अपने घरों में टेबल पर बिठाकर बताया जाए कि तहरीक पाकिस्तान में बुजुर्गों ने क्या कुर्बानियां दी थी। और देखे छोटा सा बच्चा भी अगर होता है ना तो नेचुरल रिक्वायरमेंट ये होती है, 5वीं जमात जब वो पढ़ता है, फिर 6ठी, फिर 7वीं, फिर 8वीं, गोया कि एक बच्चा भी तरक्की की तरफ जाता है। एक छोटा करियाने का स्टोर होता है, कल को वो शॉपिंग स्टोर के अंदर तब्दील हो जाता है। तो एक मुल्क
तरक्की क्यों नहीं कर रहा? 70-75 साल हो गए, ये पूरी स्टेट क्यों तरक्की नहीं कर रही? हम क्यों पीछे की तरफ जा रहे हैं? माशी एतबार से, सियासी स्टेबिलिटी के एतबार से। मुफ्ती साहब, शायद इसकी कतई कलामी की माफी चाहूंगा, शायद हमारी पस्ती की वजह, जैसे कि अभी आपने सूरह तौबा का मफहूम हमें सुनाया और आपने ये भी कहा कि हमारी कौम पे ये आयत फिट होती है, यानी कि हम दौरे हाजिर के बनी इसराइल जो है वो बन गए इस हिसाब से। तो ये जो बनी इसराइल इस वक्त मौजूद है, वो तो यरूशलेम के अंदर उमर लॉ आज भी लगा के फॉलो कर रहे हैं, जो कि हजरत उमर फारूक ने वहां पर बना के दिए थे। वो आज भी उस उमर लॉ को फॉलो करते हैं और ये उमर लॉ वो हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि अगर नहर के किनारे कोई जानवर भी मर गया तो उसके जिम्मेदार खलीफा वक्त, यानी कि उस वक्त के खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। और हमारे सियासतदान तो पता नहीं कौन से ख्वाब दरीचों में बैठे हुए हैं, उन्हें तो इस चीज से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। यही बात तो है। ये जो आपने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के कौल का हवाला दिया, फुरात के किनारे कुत्ता भी अगर प्यासा मर गया तो खत्ताब के बेटे उमर से पूछा जाएगा। यही सोशल वेलफेयर का, यही वेलफेयर और रिफाई समाजी रिफाई स्टेट का तस्वुर था और इसी तस्वुर को लेकर के बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। लिहाजा अब जो करने का काम है, बहैसियत इज्तिमाई हम तौबा करें, आजादी की नेमत की कदर करें, करप्शन, खियानत, बददियानती, वादे की खिलाफ वर्जी, इस पर तौबा करें, अल्लाह के सामने गिड़गड़ा करके माफी मांगे। अगस्त के महीने और बिलखुसूस 14 अगस्त को हम एक नया अज़म करें, ऐ अल्लाह अब हम इस वतन अजीज के साथ जितना जुल्म कर चुके, मगर अब आपसे किए गए वादे को पूरा करने की बिल्कुल इसी वादे को पूरा करने के आज़म के साथ ही मैं आपका मुफ्ती साहब शुक्रिया अदा करूंगी। अल्लाह करे कि सारी बातें आजकल के नौजवान समझें और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश भी करें दिल के साथ। और अब हमें बोल प्रेडिक्शन में उनसा शाह ज्वाइन कर चुकी हैं, तो उनसा को हम वेलकम करेंगे अपने शो में। उनसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। और आज तो माशाल्लाह तैयार हैं आप, इसके आज भी किसी चैनल से आ रही हैं लग रहा है उनसा। जी आज मैं तैयार हूँ, मैं एक और शो से भी होकर आई हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब हमारे शो के लिए आप तैयार नहीं होती हैं, दूसरे शो में तैयार होकर जाती हैं। नहीं, आपके लिए भी हूँ ना, दोनों के लिए। बेहतरीन। ये अगस्त का महीना जो है वो शुरू हो चुका है, आज़ादी की जो है वो हम बात कर रहे हैं, आज़ादी मनाने के करीब करीब हम 14 अगस्त के पहुंच चुके हैं। और अभी मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने यकीनन सुनी भी होगी, जिसके ऊपर मुझे एक शेर भी याद आ गया सारिश, अगर आपकी इजाजत तो मैं सुना दूं। नहीं, आपको इजाजत ही इजाजत है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। तो अगर इस फसल गुल का हम इंतजार कर रहे हैं तो ये बताइए कि अगस्त का महीना कैसा गुजरने वाला है। अच्छा, और एक बात मैं भी ऐड कर दूं, माशाल्लाह से फहीम आपकी आवाज में जितनी बेस है ना, शुक्रिया, कोई और बोल भी नहीं सकता। जाहिर है जब आप बोलना शुरू करते हो चुप करना पड़ता है, फिर के जाहिर है मेरी आवाज नहीं, अब मैं खामोश हूँ। आप बस अगस्त के बारे में बताइए, उसके बाद जितने हॉरोस्कोप, बुर्ज जद्दी जितने भी है वो सारे के सारे जो है वो सहरिश के। ओके चलें, मैं थोड़ा सा जनरली आपको बता रही हूँ कि अगस्त का महीना आवाम के लिए कैसा रहेगा। क्यों स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो मिला जुला रुझान है। अगर हम पॉलिटिकली भी देखें, इकोनॉमी भी देखें पाकिस्तान की, तो और महंगाई वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत परेशान कुन भी हैं, लेकिन उसके साथ पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है। बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस में बेहतरी नज़र आ रही है। कारोबार जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम नज़र आ रहा है अगस्त का। और लेकिन शुरू में जैसे अगस्त के जो 15 अगस्त तक अनसर्टन सिचुएशन रहेगी, लेकिन 15 अगस्त के बाद जो है हालात थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चलें आज एक काम करें उनसा, आज आप मेरे कार्ड निकालें, मुझे बताएं कि अगस्त के बाद क्या, मतलब अगस्त में ही हालात और वाकयात कैसे रहने वाले हैं। लो जी गड्डी फेंटो। ये निकला कार्ड। ओके, सहरिश के लिए अब 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। पूछना तो पूछ लें, डेट ऑफ बर्थ तो याद है ना आपको? जी जी, ईयर के साथ बतानी पड़ेगी। बता चुकी हूँ। एज ही बता दे सहरिश, ये फहीम को बहुत जो है ना परेशानी है। नहीं रहने दे, वो बता चुकी हैं, आप बताएं, इनके कार्ड्स निकालें। अच्छा, सहरिश के कार्ड तो बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम हो सकती है। अगर कोई आपकी जिंदगी में मुश्किल आती है, जैसे अगर जॉब का कोई इशू, काम का कोई इशू है, तो आपका कोई दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। एनी और चीजें कैसे आगे चलती हैं पता चलेगा। तो उनसा का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, अच्छी बातें कर रही थी, लेकिन अब कनेक्शन हो नहीं पा रहा, वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह खैर करे, आपके कार्ड निकालने के बाद वो गायब हो गई है। मेरी दुआ है कि वो सेहत याब हो। चलिए जी नाज़रीन, हमें दुआओं में याद रखिए, जुमे का दिन है तो आपने जरूर हमारे लिए भी दुआ करनी है। अपना बहुत ख्याल रखना है, पीर के रोज फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।